ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या परंपरा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, अगर आप माइथोरा पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये सुनकर हनुमान सिंह को थोड़ा मजा आया। ताकत आजमाते वक्त पूरी ताकत नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? लगा रोहन गुप्ता थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा है। स्वाभाविक रूप से मान लिया और बोले, बेशक, पूरी ताकत लगाओ। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ। पहले कभी पूरी ताकत नहीं लगाई, रोहन गुप्ता ने गंभीर चेहरे के साथ कहा और दायां पैर पीछे किया। टीवी में देखी मुद्रा अपनाई, वजन दाईं तरफ किया और मुट्ठी तैयार की। कमर और टांगों की ताकत लगाने की तैयारी थी। जब ईंट मारी थी तो कमर और टांगों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि जमीन पर रखी ईंट पर झूलकर मारा था। लेकिन इस बार पूरी ताकत लगाकर देखना था कि असली दम कितना है। बिना किसी आवाज के रोहन गुप्ता ने दायां पैर पटका, कमर से ताकत बांह पर और फिर मुट्ठी पर आए। उसी पल पूरे शरीर में एक गर्माहट दौड़ी और मन में अजेय होने का एहसास जागा। धप! कमरे में एक दबी सी आवाज गूंजी। चमड़े जैसी नहीं थी और बहुत जोर से भी नहीं, लेकिन हनुमान सिंह के लिए ये गर्जन जैसी थी जो कानों में बजती रही, क्योंकि वे खुद ऐसी आवाज नहीं निकाल सकते थे। रोहन गुप्ता को हल्के से थैले के फटने की आवाज सुनाई दी। उसने उसे चीर दिया था। चीर दिया, सच में चीर दिया था। आंखें फाड़े और मुंह खोले हनुमान सिंह ने रोहन गुप्ता का हाथ देखा जो अभी भी सैंडबैग में घुसा था। दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। उन्हें पता था कि खुद का बनाया सैंडबैग कितना मजबूत था। 1 साल में सिर्फ 2 परतें घिसी थीं और 6 परतें अभी भी बाकी थीं। और रोहन गुप्ता ने उसे चीर दिया? यह कोई मजाक तो नहीं? क्या वे सपना देख रहे हैं? रोहन गुप्ता भी थोड़ा डर गया। यह एक सैंडबैग था जो मार खाने के लिए बना था और उसने उसे चीर दिया। भगवान! ये कैसे संभव है? इंसानी शरीर इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। रोहन गुप्ता ने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, यह क्या हो रहा है? ये कैसे चीरा? ये तो वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। ईंट तोड़ना समझ आता था क्योंकि ईंट अपेक्षाकृत भुरभुरी होती है। पकी मिट्टी की ईंट काफी ढीली और छिद्रयुक्त होती है जिसकी ताकत बहुत कम होती है। इसलिए ईंट टूटने पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। खबरों में ऐसे बहुत लोग हैं जो खाली हाथ से ईंट और लोहे की प्लेट तोड़ सकते हैं। लेकिन ये सैंडबैग भुरभुरा नहीं था। यह नरम था और ताकत लगने पर आकार बदल लेता है जिससे सारी ताकत सोख लेता है। यहाँ बॉक्सिंग चैंपियन को भी लाएं तो भी इसे चीरना संभव नहीं। यह कोई उपन्यास नहीं है। होस्ट, मूल ऊर्जा भले ही एक शक्ति है लेकिन यह ऐसी शक्ति है जिसे होस्ट नियंत्रित कर सकता है और यह बाहरी पदार्थ के साथ क्रिया कर सकती है। जब होस्ट विचारों को केंद्रित करता है तो ये शक्ति होस्ट की इच्छा के अनुसार शरीर से बाहर निकल सकती है। सिस्टम ने जवाब दिया, मतलब मूल ऊर्जा शरीर के बाहर के पदार्थ को प्रभावित कर सकती है? तो इसमें एक तरह का कवच भेदी कार्य है? रोहन गुप्ता ने पूछा। हाँ होस्ट, सिस्टम ने जवाब दिया। ये सुनकर रोहन गुप्ता ने सोचा कि जो शरीर को मजबूत कर सकती है वह शरीर के बाहर भी निकल सकती है तो हैरानी क्या। फिर पूछा, बिना मूल ऊर्जा के ये थैला कैसे न चीरूं? डेटा एकत्र हो रहा है होस्ट, आप नहीं कर सकते। सिस्टम ने जवाब दिया। तो मूल ऊर्जा इस्तेमाल न करना चाहूं तो कैसे नियंत्रण करूं? यही रोहन गुप्ता की सबसे बड़ी चिंता थी। बेकाबू शक्ति असल में एक टाइम बम थी। बस मन में चुपके से आदेश कहना है। मूल ऊर्जा का नियंत्रण आत्मा में निहित है। इस्तेमाल न करना हो तो बस मन में एक आदेश और इस्तेमाल करना हो तो फिर मन में कहो। सिस्टम ने जवाब दिया। रोहन गुप्ता को समझ आ गया। उसका मुक्का इतना ताकतवर नहीं था कि सैंडबैग चीर दे बल्कि मूल ऊर्जा का कवच भेदी कार्य अपने आप चालू हो गया था। होश में आए रोहन गुप्ता ने देखा कि हनुमान सिंह अभी भी सकते में थे। धीरे धीरे बांह पीछे खींची लेकिन पूरी तरह निकालने की हिम्मत नहीं की वरना अंदर का ज्वार बाहर गिर जाता। हनुमान अंकल, लगता है इस थैले में कोई खराबी थी और यह फट गया। इसे उतार लेते हैं वरना कमरा गंदा हो जाएगा, रोहन गुप्ता ने कहा। ये सुनकर हनुमान सिंह उलझे लेकिन रोहन गुप्ता की बात सच मानते हुए सोचा कि थैले में ही कोई दिक्कत होगी। यह नहीं माना कि रोहन गुप्ता में इतनी जबरदस्त ताकत है कि सैंडबैग चीर दे।
यहाँ तक कि फौज के सबसे बेहतरीन लड़ाके भी नहीं कर सकते। यह कोई कहानी नहीं है। हालांकि कुछ मार्शल आर्ट उस्तादों से मिल चुके थे, लेकिन उनकी कला बस तकनीक में अनूठी थी। कभी किसी में पहाड़ तोड़ने वाली ताकत नहीं देखी। पहले हमेशा उम्मीद थी कि फौज में कोई मार्शल आर्ट उस्ताद या आंतरिक ताकत वाला मिलेगा, लेकिन एक दशक से ज्यादा की सेवा में, चाहे कितने भी अलग अलग लोग मिले, तथाकथित आंतरिक ताकत वाला कोई नहीं मिला। देश में ड्रैगन समूह जैसी कोई विशेष सेना नहीं थी जो काफी समय से निराश करती रही। एक फौजी की ताकत की तलाश आम लोगों की कल्पना से परे होती है। ओह, इस सैंडबैग में कुछ खराबी लगती है, यह वाला मार के देखो। हनुमान सिंह ने फटा सैंडबैग उतारा और कमरे में दूसरे की तरफ इशारा किया। कमरे में 2 ऐसे सैंडबैग थे ताकि जब दोस्त या हमदर्द साथ प्रशिक्षण लें तो दोनों मार सकें। रोहन गुप्ता ने बांह निकाली, हाथ से ज्वार साफ किया और दूसरे सैंडबैग की तरफ गया। मुद्रा वही रही। मन में चुपके से याद दिलाया कि मूल ऊर्जा इस्तेमाल नहीं करनी। धप, पहले जैसी ही आवाज, लेकिन इस बार सैंडबैग नहीं चीरा। हालांकि पूरा सैंडबैग 50 डिग्री से ज्यादा झुक गया, जिससे हनुमान सिंह एक बार फिर बगल में बोलती बंद हो गई। यह मुक्का पहले सैंडबैग चीरने से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। आखिरकार पहले वाले में थैले की गुणवत्ता में कमी हो सकती थी, लेकिन इस बार यह एक ठोस प्रहार था जिसने लगभग सैंडबैग उड़ा दिया। लगता है पहले वाले में सच में कोई खराबी थी। युद्ध के मैदान में दुश्मन को कम आंकना मौत को दावत देना है, इसलिए एक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित इंसान होने पर हनुमान सिंह का मनोवैज्ञानिक स्तर बिल्कुल उच्च था। हमदर्द के अचानक पास में मर जाने पर भी शांत रहना होता था। हनुमान सिंह ने एक गहरी सांस ली और दिल तेजी से धड़कने लगा। आज बड़ी मछली मिली, बस यही एक ख्याल था। ऐसा होनहार लड़का, हनुमान सिंह से आगे निकलना उसके लिए बिल्कुल आसान होगा, और उम्र का मतलब है अभी बहुत बड़ा विकास होना बाकी है। हनुमान सिंह सोचते रहे कि रोहन गुप्ता की दुबली पतली बाहों और टांगों में ये जबरदस्त ताकत कहाँ छुपी थी। अब ताकत का प्रशिक्षण नहीं चाहिए, जो सच में जरूरी है वह है ताकत पर काबू रखना सीखना, वरना आम लोग तुम्हारे वार से मारे जाएंगे। हनुमान सिंह ने थोड़े बदले स्वर में कहा। सच में फौज में उन्हें ऐसे गिने चुने लोग मिले थे जिनमें इस तरह की ताकत हो। वे सब शीर्ष स्तर के असाधारण लोग थे, राष्ट्रीय खजाने, युद्धभूमि के दिग्गज जो हर बड़ी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहे। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, इसीलिए लड़ाई की तकनीक सीखना है। सिर्फ कच्ची ताकत से नहीं, बल्कि दूसरे तरीकों से दुश्मन को हराना है। बस ताकत लगाना बहुत जोखिम भरा है। रोहन गुप्ता पूरी तरह सहमत था और आंखों में हल्के डर की चमक आई। पहले जानता था कि किसी को बुरी तरह चोट पहुंचाने या मारने के लिए काफी ताकत है, लेकिन अब मूल ऊर्जा के साथ सिर्फ मारने की नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता थी। बहुत खूनी लगा और सोचना भी नहीं चाहा। लेकिन ये तो सिर्फ पहला स्तर था। 90 से ऊपर के स्तरों वाले क्या होते होंगे? मन में आया कि लोहा और फौलाद आसानी से फाड़ सकते होंगे। क्या बचपन से इतने ताकतवर थे? हनुमान सिंह ने उत्सुकता से पूछा। मामा संजय शर्मा ने बस इतना बताया था कि भतीजा असाधारण पढ़ाकू है और आत्मरक्षा सीखना चाहता है। यह असाधारण ताकत का जिक्र नहीं था और यह कोई साधारण ताकत नहीं थी, करीब करीब दिल दहला देने वाली थी। हाँ, कुछ ऐसा ही, बस कभी दिखाई नहीं। डरता था कि लड़ाई में काबू नहीं रहेगा। मामा को मत बताना, रोहन गुप्ता ने झूठ बोला। ये सफाई परफेक्ट लगी, यहाँ तक कि भविष्य में मामा को पता चलने पर भी बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार रोहन गुप्ता पहले हमेशा तंग किया जाता था। अचानक जबरदस्त ताकत जाहिर होने के लिए एक उचित व्याख्या चाहिए थी। ठीक है, मेरे साथ लड़ाई की तकनीक सीखो। ताकतवर होने पर सबसे पहले जो सीखना है वह ये है कि दूसरों को कम से कम नुकसान कैसे पहुंचाएं, कहाँ मारना है, कितनी ताकत से और कैसे चोट पहुंचाएं बिना अपाहिज या मारे। हमारी लड़ाई का मुख्य उद्देश्य, जब तक मौत की लड़ाई न हो, दुश्मन को काबू करना है जिसे जीवित रहना होता है। तो आज पहला पाठ है किताब पढ़ना, हनुमान सिंह ने थोड़ा सोचकर सुझाया। पहले लड़ाई का सिद्धांत समझना होगा। कुछ लोगों को मारने के बाद यह नहीं पता चलना चाहिए कि कौन से हिस्से नहीं मारने थे। ये कहकर हनुमान सिंह ने कमरे की अलमारी से मानव शरीर रचना की एक किताब निकाली और देते हुए बोले, रोहन, ये मानव शरीर रचना की किताब है। सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति और मानव संरचना याद करनी है। समझना होगा कि कौन से हिस्से कमजोर हैं जिनसे आसानी से मौत या अपंगता हो सकती है।
इन जगहों पर ध्यान रखना होगा। हनुमान सिंह ने ज्यादा नहीं कहा, बल्कि बस ये बताया कि यह किताब पढ़ते वक्त किन बातों पर ध्यान देना है। आखिरकार इस किताब में कम से कम 300 पन्ने थे और खत्म करना आसान नहीं था। इसमें विभिन्न अंगों के सिद्धांत, शारीरिक आरेख और सामान्य बीमारियां पहचानने के तरीके सब शामिल थे। बेतरतीब सामग्री का बहुत बड़ा भंडार। भगवान जाने संकलनकर्ता क्या सोच रहे थे, लेकिन जो किताब हनुमान सिंह ने रखी हुई थी वह जरूर बहुमूल्य जानकारी से भरी होगी। ठीक है रोहन, आराम से पढ़ो। तुमने मेरा सैंडबैग तोड़ दिया, मैं इसे बदलने जाता हूँ। ये कहकर हनुमान सिंह एक बाल्टी लेकर सैंडबैग से ज्वार निकालने लगे। पूरा सैंडबैग चीर गया था और अब काम का नहीं था। मुक्के से बने बड़े छेद को देखते हुए हनुमान सिंह को जितना देखते उतना पसंद आता। मन ही मन योजना बनाने लगे कि रोहन गुप्ता को फौजी अकादमी में कैसे भर्ती कराएं। ऐसी प्रतिभाओं को बेशक देश की सेवा के लिए सिफारिश करनी चाहिए। इसके बाद रोहन गुप्ता ने पूरी सुबह किताब पढ़ने में बिताई। कई कामों की बदौलत बेहतर हुई आत्मा से याददाश्त अब बहुत तेज थी। पहले बस हनुमान सिंह के बताए हिस्से पढ़ने का इरादा था, लेकिन जल्दी ही बाकी सामग्री में भी रुचि जागी। उसी पल अचानक एहसास हुआ कि ज्ञान कितना अद्भुत है, प्रतिरोध करना मुश्किल है। दोपहर का खाना हनुमान सिंह के यहाँ खाया। हनुमान सिंह की पत्नी खाना लाई, साथ में उनका 8 साल का बेटा भी था। ये प्रसन्न परिवार देखकर रोहन गुप्ता को भी बहुत अच्छा लगा। हनुमान अंकल, ये किताब घर ले जाता हूँ, पढ़ने के बाद अगले हफ्ते आऊँगा, रोहन गुप्ता ने दोपहर के खाने के बाद हनुमान सिंह से कहा। चूंकि हनुमान सिंह आज कोई व्यवहारिक लड़ाई प्रशिक्षण नहीं देने वाले थे, इसलिए रोहन गुप्ता ज्यादा नहीं रुका। बस किताब पढ़नी थी, जो घर पर भी हो सकता था। इसके अलावा हफ्ते के अंत में शालिनी वर्मा से मिलने का इरादा था। ठीक है, किताब घर ले जाओ और पढ़ो। अगली बार अच्छे से परीक्षा लूंगा। पास हुए तो व्यवहारिक लड़ाई तकनीक सिखाना शुरू करूंगा, नहीं हुए तो किताब पढ़ते रहो। हनुमान सिंह ने थोड़ा सोचकर माना। रोहन गुप्ता मेहनत में अंतर नहीं लाता था और टॉपर होने पर पढ़ाई को जरूर गंभीरता से लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रोहन गुप्ता ने उत्साह से कहा। रोहन गुप्ता ने पूरी दोपहर पहले किया वादा पूरा करते हुए शालिनी वर्मा के साथ शॉपिंग में बिताए। बहुत सारे कपड़े खरीदे और करीब 5,000 रुपये खर्च हुए। शालिनी वर्मा के चेहरे पर ललक देखकर रहा नहीं गया और मन मारकर मान लिया। जब तक वह खुश है। अगले हफ्ते रोहन गुप्ता ने परीक्षा की तैयारी के साथ साथ हनुमान सिंह की दी किताब भी पढ़ी, जिसका न कोई ब्रांड था न कोई प्रकाशन, लेकिन एक पेशेवर की सिफारिश थी, इसलिए काफ़ी थी और रोहन गुप्ता जितना पढ़ता उतना डूबता जाता। जिन बातों का भविष्य में काम आना लगता उन्हें तब तक दोहराता जब तक साफ याद न हो जाए। रोज बस 3 घंटे सोने की वजह से किताब बस 1 हफ्ते में खत्म हो गई। बेशक शब्द दर शब्द याद करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ज्यादातर जानकारी दिमाग में बैठ गई और लगा जैसे याददाश्त का ढंग ही बदल गया हो। आमतौर पर जितना वक्त बीतता याददाश्त उतनी कमज़ोर होती है, लेकिन रोहन गुप्ता ने पाया कि एक बार कुछ याद हो जाए तो वक्त बीतने पर भी नहीं जाता। इसे वो मूल ऊर्जा से रूपांतरित शरीर का एक फ़ायदा ही मान सकता था। ये कल की बात थी। शुक्रवार को शेन टैंग का ताओबाओ ऑनलाइन स्टोर लाइव हुआ। ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी का ई-कॉमर्स विभाग ऑनलाइन व्यापार के नियम और प्रक्रियाएं अच्छे से समझे। इसके अलावा फैशन डिज़ाइन में काम करने वाले कई लोग कला के भी जानकार थे और उन्होंने वेबसाइट को अपनी उम्दा मोए शैली की प्यारी ड्राइंग से सजाया। ये क्यूट स्टाइल शेन टैंग स्टोर की एक अलग पहचान बन गई। बस एक समस्या थी कि स्टोर में सामान कम था, बस 1 दर्जन से थोड़ा ज्यादा, और सब एक जैसी स्टाइल के नहीं थे, बल्कि मिले जुले कस्टम डिज़ाइन थे। ताओबाओ में अभी यह सुविधा नहीं थी, इसलिए कस्टमर सर्विस को संभालना पड़ता था। रोहन गुप्ता की योजना थी कि अगले साल अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाकर कस्टमाइजेशन प्रक्रिया डिज़ाइन करने के लिए लोग रखेगा। ये रोहन गुप्ता की तरफ से व्यक्तिगत कस्टमाइजेशन और फ्री मैचिंग सर्विस देने की एक कोशिश थी, जो शेन टैंग के भविष्य के मुख्य कारोबारों में से एक होगी। शेन टैंग को सस्ते कपड़े बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि मध्यम से उच्च श्रेणी का ब्रांड बनाना था, जैसे ज़रा का मॉडल। ये शेन टैंग के भविष्य के कारोबारों में से एक होगा, जिसे रोहन गुप्ता प्रिसिशन फैशन कहता था। ये शब्द पिछली जिंदगी में सुना था। वापसी के बाद भी वो इस उद्योग का बाहरी ही था, लेकिन सफलता के बारे में उसे पूरा भरोसा था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं। पिछली जिंदगी में एक तस्वीर देखी थी।
हाईवे के किनारे एक विशाल बिलबोर्ड पर बस 2 लाइनें लिखी थीं। पहली, यह विज्ञापन क्यों चला रहे हैं? दूसरी, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। बाकी कुछ नहीं। भगवान जाने ये किस चीज़ का विज्ञापन था, लेकिन रौब तो था ज़बरदस्त। बेशक ये बस मजाक था। सीमित संस्करण, कस्टमाइज्ड, हाई एंड और मिड एंड, ये 4 दिशाएं थीं जिनमें शेंग टैंग आगे बढ़ेगा और हर एक का अपना अलग ब्रांड नाम होगा। लेकिन ये दीर्घकालिक योजना थी और कम से कम अभी हाई एंड में बड़ी दस्तक नहीं देनी थी। ताओबाओ स्टोव बस एक परीक्षण था। पिछली जिंदगी में रोहन गुप्ता ने एक बड़े नाम को विनिर्माण उद्योग के बारे में कुछ कहते सुना था जो बहुत सार्थक लगा था। हस्तकला युग की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? कस्टमाइजेशन। औद्योगिक युग की बड़े पैमाने पर उत्पादन और उत्तर औद्योगिक युग की बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन। प्रबंधन पढ़ रहे रोहन गुप्ता को ये सुनकर बस एक ही एहसास हुआ था, जबरदस्त। इन 3 पंक्तियों ने विनिर्माण उद्योग की भविष्य की दिशा बिल्कुल सटीक बताई थी। उसके नज़रिए से अगले युग का उद्योग उन्नयन अंततः इसी मकसद को पूरा करेगा जो इंटरनेट और भौतिक उद्योग के मेल से बना सबसे विस्तृत रास्ता भी है। इसीलिए शुरुआत से ही शेंग टैंग को इस रास्ते पर चलाने की तैयारी थी, बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन, पूंजी और ताकत के साथ कपड़ा उद्योग के इस खूनी लाल समुद्र में अपना रास्ता बनाने का इरादा था। कुछ करो तो पूरी ताकत से करो। सपने हर किसी के होने चाहिए, भले ही थोड़े बड़े लगें, आखिरकार सच भी हो सकते हैं। 25 दिसंबर, शनिवार। आज मामी का जन्मदिन था और शाम को शालिनी वर्मा का परिवार आने वाला था। इसलिए स्कूल से सीधे घर जाने की बजाय रोहन गुप्ता सीधे सब्जी बाजार गया। दोपहर में मामी को बता दिया था कि वह खाना बनाएगा, इसलिए कुछ मत खरीदो, सब वो संभालेगा। बाजार पहुंचकर रोहन गुप्ता ने मन भर खरीदारी की। मुर्गा, बत्तख, मछली और केकड़े जो बनाना आते थे वो खरीदे और जो नहीं आते उनके लिए बने बनाए ठंडे व्यंजन खरीदे, साथ में एक बड़ा केक जो दोपहर में ही बुक करा लिया था। रोहन गुप्ता जानता था कि दोनों बहनों को केक बहुत पसंद है और वे तो खाने में भी उसे खा सकती हैं। इसलिए इस बार बहुत बड़ा खरीदा। केक इतना बड़ा था कि दुकान मालिक खुद पहुंचाने आया, वरना रोहन गुप्ता अकेले उठाकर लाता तो नुकसान हो सकता था। वाह भाई, केक इतना बड़ा है। छोटी बहन, आओ देखो, भाई ने इतना बड़ा केक लाया। कई दिन चलेगा ये तो। घर में घुसते ही रिया शर्मा की नज़र 3 मंजिला केक पर पड़ी और फौरन बहन को बुलाने की आवाज़ लगाए। निया शर्मा कमरे से दौड़कर निकली और केक देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। 2 खाने की दीवानी। रोहन गुप्ता मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मीठी चीज़ें सच में लड़कियों के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन है। आमतौर पर संयमित रहने वाली निया शर्मा भी केक देखकर मुंह में पानी लाए बिना नहीं रह सकी। उसकी ललचाई नज़रें देखकर रोहन गुप्ता को वह बेहद प्यारी लगी। उस वक्त मामा मामी सोफे पर टीवी देख रहे थे। इतना बड़ा केक देखकर मामी के मुंह से निकला, रोहन, ये केक इतना बड़ा है, बर्बाद नहीं होगा? खत्म कर पाएंगे? कोई बात नहीं, ज़रूर खत्म होगा। मेरा पेट बड़ा है और नहीं हुआ तो बहनें हैं, उन्हें बहुत पसंद है। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली जिंदगी में यूनिवर्सिटी जाने के बाद मामा मामी और बहनों से साल में बस कुछ बार मिलना होता था। हर बार आता तो बहनों के लिए बड़ा केक लाता। दोनों लड़कियां ज्यादा नहीं खाती थीं, लेकिन केक तो उत्सव जैसा खाती थीं। लेकिन दोनों बहनें यूनिवर्सिटी जाने के बाद मिलना और कम हो गया। पहले दोनों होती थीं, धीरे धीरे बस निया शर्मा रह गई। फिर सब पढ़ने और काम के लिए चले गए और बस मामा मामी रह गए। ये सोचकर रोहन गुप्ता को बेहद तकलीफ हुई। प्यारे परिवार से मिलना कम होता जाता है और यह असहनीय है। लेकिन इस जिंदगी में फ़र्क है। पहले, शालिनी वर्मा की कोई कार दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए यहाँ से दूर नहीं भागेगा। दूसरे, अब पैसे हैं तो जहाँ चाहे जा सकता है और जिसे चाहे मिल सकता है। पैसे होने में एक बड़ी बात यही है। रिया शर्मा ने दुकान मालिक के हाथ से केक लेकर सावधानी से खाने की मेज़ पर रखा और मुस्कान रोक नहीं पाए। बेटी की यह खाने की दीवानगी देखकर माँ बाप ने आह भरी और मामी ने कहा, रिया, 1 मिनट रुको, फिर खाना। क्या देख रही हो? थोड़ी महत्वाकांक्षा दिखाओ, बस खाना पीना सूझता है। ये सुनकर रिया शर्मा को जरा भी शर्म नहीं आई। खाने की मेज से मन मारकर हटते हुए बोली, माँ, शालिनी दीदी और उनका परिवार कब आएगा? उन्होंने कहा है जल्दी आते हैं, आधे घंटे में। दुकान बंद करके घर की तैयारी करनी है। रोहन, कोई मदद चाहिए? मामी ने पूछा। जरूरत नहीं, ये तो छोटा सा काम है।
मामी, आज आप कुछ मत करो। रिया दीदी, तुम आकर मदद करो, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया शर्मा की खाने की दीवानगी देखकर उसे रसोई में खींचने में मजा आया। अरे, मुझे भी मदद करनी होगी। रिया शर्मा ने मुंह बनाया, लेकिन मां की नज़र देखकर मना करने की हिम्मत नहीं हुई। झट से विषय बदला। निया, भाई की मदद करने आओ। मुझे पता है तुमने होमवर्क खत्म कर लिया है। हा हा हा, हे। ये बहन को ही फंसा रही है। रिया शर्मा को निया शर्मा के मायूस चेहरे की बिल्कुल परवाह नहीं थी और बहन को घसीटकर रसोई में ले गई। थोड़ी देर में शालिनी वर्मा का परिवार आया। साथ में कुछ फल और दुकान के कुछ मसाले भी लाए। शालिनी की मां ने मामी के लिए एक कपड़ा भी लाया था। मामी, जन्मदिन मुबारक। मामा जी। घर में घुसते ही शालिनी वर्मा ने अपने चिरपरिचित नर्म स्वर में अभिवादन किया। दोनों परिवारों के बीच संबोधन कब से एक जैसे हो गए थे, किसी को अजीब नहीं लगता था। शालिनी, आओ, मामी ने देखते ही खुशी से कहा। इतने दिनों से तुमसे मिले नहीं, अभी भी उतनी ही सुंदर हो। वर्मा भाई, भाभी जी, बैठिए। मामी ने शालिनी वर्मा को खुशी से खींचा और तोहफे लेकर शालिनी का हाथ थामकर बैठ गईं। मामा और महेंद्र वर्मा बातचीत में लग गए। मामी बिल्कुल जवान लगती हैं। रोहन कहाँ है? शालिनी वर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो और निया रसोई में खाना बना रहे हैं। दरवाज़ा बंद है क्योंकि तेल का धुआं बहुत था। कह रहा था कि मेरे जन्मदिन पर मुझे कुछ नहीं करने देगा और खाना बनाकर दिखाएगा। मामी ने मुस्कुराते हुए बताया। हे, ठीक है, तो मैं जाकर देखती हूँ। ये सुनकर कि रोहन गुप्ता खाना बना रहा है, शालिनी वर्मा की रसोई जाने की इच्छा हुई। उसकी समझ में खाना बनाना औरत का काम था। तुम, ठीक है, जाओ, माँ और मैं साथ बात करेंगी। पहले मामी ने रोकना चाहा कि मेहमान हो तो आराम करो, लेकिन ये ठीक नहीं लगा। ये सब परिवार जैसे हैं, मेहमान कहना अजीब होगा। जवां जोड़ा साथ वक्त बिताना चाहे तो रोकना कैसा? ठीक है, शालिनी वर्मा ने कहा और रसोई की तरफ गई। दरवाज़ा खोलते ही तीखी मिर्च की खुशबू आई, लेकिन अक्सर खाना बनाने की वजह से उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। शालिनी दीदी, आ गई। दरवाजे के पास लहसुन छील रही निया शर्मा ने शालिनी वर्मा को देखकर खुशी से बुलाया, लेकिन उसका स्वर इतना भावहीन था कि चेहरे की भाव न देखो तो लगे अजनबी से बात कर रही है। दो शांत स्वभाव की लड़कियां मिलें तो कैसा दिलचस्प नज़ारा होता है। रिया शर्मा रसोई में नहीं थी, वह नमक कम पड़ने पर स्वेच्छा से लेने चली गई थी। रोहन गुप्ता ने 100 रुपये दिए थे और जानता था कि यह 100 रुपये वापस नहीं आएंगे। बस नमक आएगा और बाकी पैसे दोनों बहनों के नाश्ते में लग जाएंगे। निया, तुम आराम करो, मैं रोहन की मदद करती हूँ, शालिनी वर्मा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही निया शर्मा ने तुरंत राहत की सांस ली। लहसुन शालिनी को दिया और चली गई। तीसरा पहिया बनने का उसे भी मन नहीं था। आ गई, रोहन गुप्ता ने खुशी से कहा। हाँ, शालिनी वर्मा ने मुस्कुराते हुए हल्का सिर झुकाया और फिर बड़े आराम से हाथ का लहसुन छीलने लगी। आज शालिनी वर्मा ने वही कपड़े और जूते पहने थे जो रोहन गुप्ता ने पिछले हफ्ते खरीदे थे, साथ में कुछ सस्ते छोटे गहने भी। चमकती और रंगीन चीज़ों के आगे लड़कियां बेबस हो जाती हैं। शालिनी वर्मा को सोने चांदी में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन छोटे और रचनात्मक गहनों की उसे खास चाहत थी। वैसे सोने चांदी के गहने सच में उतने सुंदर नहीं होते। रोहन गुप्ता की नज़र में एक सोने का हार 10 रुपये के कांच के गहने से ज़्यादा सुंदर नहीं होता। दिखावे का कोई फायदा नहीं। जब रोहन गुप्ता ने देखा कि शालिनी वर्मा को ये पसंद है तो बाजार में जो भी उसने छुआ वो सब खरीद लिया। करीब 500 रुपये खर्च हुए, लेकिन इतने सारे गहने मिले कि पूरे 1 महीने हर दिन अलग पहन सके। पिछली बार रिया शर्मा ने शिकायत की थी कि शालिनी दीदी के घर खेलने नहीं ले गया, इसलिए पिछले हफ्ते उसके लिए भी ऐसे ही ढेर सारे गहने खरीदे। बेशक निया को भी हिस्सा मिला, लेकिन स्कूल में गहने पहनने की मनाही है, इसलिए घर पर ही पहनती हैं। घर आते ही रिया शर्मा का पहला काम होता है गहने पहनकर आईने में देखना। और सिर्फ खुद पहनना काफ़ी नहीं, वह निया को भी पहनाती और सोने से पहले उतारने नहीं देती। निया शर्मा का बेबस चेहरा देखकर रोहन गुप्ता को बड़ी बहन की मानसिकता समझ नहीं आती। यह कोई जुनून है क्या? मामी हर बार डांटती है, लेकिन रिया शर्मा बेफिक्र मुस्कुराती रहती है। लड़कियों को तो सुंदर दिखना अच्छा लगता है, कोई क्या कर सकता है। शालिनी वर्मा का लहसुन छिलना देखकर रोहन गुप्ता ने बेझिझक एक और थमा दिया।
शालिनी, और छीलो, इस मुर्गे में काफी जरूरत है। ठीक है। शालिनी वर्मा ने लहसुन ले लिया। सारी गर्मजोशी और प्यार बिना शब्दों के था। न ज्यादा तारीफ की जरूरत न बहुत बातों की। बस तुम पास हो, यही काफी है। पूरी रसोई में एक सुकून भरी गर्माहट फैली थी। लेकिन अचानक रसोई का दरवाज़ा खुला और दोनों चौंक गए। रिया शर्मा उत्साह से दौड़ती हुई आई। शालिनी दीदी, आ गई। भाई, लो नमक, पकड़ो। रोहन गुप्ता ने अनायास नमक की थैली पकड़ ली, इतनी सहजता से जैसे 1000 बार किया हो। हाथ में बेहद छोटी सी थैली देखकर लगा 1 रुपये से ज्यादा की नहीं होगी। रोहन गुप्ता निःशब्द हो गया। बहन कमाल है सच में। उसे पूरा यकीन था कि रिया शर्मा दुकान पर 1 और 2 रुपये वाली थैली के बीच बहुत सोचकर बेशर्मी से 1 रुपये वाली चुनाई होगी और बाकी पैसे नाश्ते पर। हे छोटी मक्खी चूस। भाई, रिया शर्मा, दिन ब दिन और सुंदर हो रही हो। शालिनी वर्मा ने धीमी हंसी के साथ कहा। ये तारीफ नहीं थी। उसकी उम्र बस 15 साल थी, लेकिन कद और रूप पहले से ही कमाल थे। रोहन गुप्ता को याद था कि आगे चलकर रिया शर्मा और भी सुंदर होगी, जिसके आगे फिल्मी सितारे भी पीछे पड़ जाएं। हालांकि वे सितारे बस कुछ ही थे। भविष्य के सिनेमा में रोहन गुप्ता की नज़र में हांगकांग और ताइवान सहित सच में सुंदर बस मुट्ठी भर थीं। बाकी सब तो बस ठीक ठाक। रिया शर्मा हमेशा से क्यूट किस्म की सुंदरता थी, थोड़ा गोलमोल बच्चों जैसा चेहरा। बड़ी होने पर वो अक्सर निया शर्मा के गालों को दबाकर खेलती थी। कहाँ दीदी जैसी सुंदर हूँ। आह, भाई तो बड़े नसीब वाले निकले। न जाने कितने जन्मों का पुण्य है। रिया शर्मा फिर रोहन गुप्ता को छेड़ने के मूड में आ गई। यह मैं नसीब वाला कैसे हो गया? जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं। रोहन गुप्ता ने खींचते हुए कहा। जानता था ये बेकार है। रिया शर्मा को सबसे ज्यादा यही पसंद था कि किसी को चुप करा दे, और उससे वो कभी नहीं जीत सका। मुझे यहाँ रहने का कौन शौक है। लो, खुद छीलो। शालिनी दीदी, मैंने कल नए कपड़े खरीदे हैं। बस इस बुरे भाई को छोड़ो। ये कितनी बार कहा कि तुम्हारे घर खेलने ले चलो, लेकिन नहीं ले गया। और तो और। रिया शर्मा ने शालिनी वर्मा के हाथ से लहसुन लेकर रोहन गुप्ता को थमाया और शालिनी वर्मा को खींचकर बाहर ले गई। रोहन गुप्ता की शिकायतें करते हुए भी रुकी नहीं। शालिनी वर्मा ने रोहन गुप्ता को माफी भरी नजर दी और रिया के साथ निकल गई। हाथ में लहसुन देखकर रोहन गुप्ता को बेचारापन महसूस हुआ। बुरा नहीं था, एक उसकी जीवन संगिनी और दूसरी बहन। नाराजगी कैसी? बस ये था कि सुकून का माहौल टूट गया, जो थोड़ा दुखद था। लेकिन शायद अच्छा ही हुआ। शालिनी वर्मा को इस धुएं भरी रसोई में रखना ठीक नहीं था। बड़ी बहन को बेशर्मी से रसोई छोड़ते देखकर समझदार निया शर्मा मदद के लिए अंदर आ गई। रोने का मन। ये बहन बहुत समझदार है। अफसोस। रोहन गुप्ता को सच में बहन की जरूरत थी, लेकिन यह उसके हाथ में नहीं था। 10 मिनट की और मेहनत के बाद आखिरी पकवान तैयार हो गया। खाने का वक्त। टोस्ट के बाद सब खाने में जुट गए। खाना देखते ही रिया शर्मा से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले बेशर्मी से एक चिकन का टुकड़ा अपनी कटोरी में डाल लिया। मम्मा, भाई, बहुत लजीज है। माँ, ये टुकड़ा आपके लिए। जब यूनिवर्सिटी चले जाओगे तो फिर यह खाना कहाँ मिलेगा? कोई बात नहीं, जब वक्त आए तो मेरे साथ वाली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना। रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। पिछली जिंदगी में याद था कि रिया शर्मा ने भी मुंबई की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, बस कौन सी वो भूल गया था। सच में भाई, कहाँ जाने का सोचा है? रिया शर्मा की आंखें चमक उठीं। मुंबई में फर्रुखाबाद यूनिवर्सिटी। रोहन गुप्ता ने मछली का एक टुकड़ा खाते हुए जवाब दिया। क्या? ये दोनों आवाजें मामी और रिया शर्मा की थीं। शालिनी वर्मा ने बस हैरानी से रोहन गुप्ता को देखा। ठीक है, उसे चौंकाना बेहद मुश्किल है। भाई, तुम मुंबई क्यों जाना चाहते हो? तुम इतनी मेहनत करते हो, ग्रेड में पहले हो, मुझे लगा दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी का सोचोगे। रिया शर्मा ने चॉपस्टिक मुंह में दबाए पूछा। दिल्ली में क्या रखा है? वहाँ बहुत नियम कायदे हैं। मुंबई बुरा नहीं। रोहन, पूरी ताक लगाओ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मामी ने बीच में कहा। सच में नहीं चाहती थी कि रोहन गुप्ता दिल्ली जाए। बहुत दूर हो जाता, मुंबई नज़दीक था। इसके अलावा जानती थी कि रोहन गुप्ता सरकारी नौकरी की तरफ नहीं है, इसलिए दिल्ली जाकर संपर्क बनाने की जरूरत भी नहीं। शालिनी, तुम कहाँ जाने का सोच रही हो?
और रोहन, तुम्हें शालिनी के साथ एक जगह जाना चाहिए। शालिनी के ग्रेड से तो दिल्ली की कोई भी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। मामा ने कहा। उन्हें परवाह नहीं थी कि रोहन गुप्ता कहाँ जाए, बस रोहन गुप्ता और शालिनी अलग न हों। मामा जी, मैं भी मुंबई जाना चाहती हूँ, दिल्ली पसंद नहीं, शालिनी वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और मन में हल्की सी राहत आई। रोहन गुप्ता के ग्रेड अच्छे होने के बाद से डर था कि वो दिल्ली जाना चाहेगा। अलग होना किसी भी हाल में नहीं चाहती थी। औरत को मर्द के सपनों का साथ देना चाहिए। अब सब साफ हो गया था। रोहन गुप्ता उसके साथ एक ही जगह जाना चाहता था, जैसे दिल से भारी बोझ उठ गया हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लगता है तुम दोनों ने पहले से तय कर रखा था, महेंद्र वर्मा ने हंसते हुए कहा। बेटी को दिल्ली अकेले भेजना उन्हें भी मंजूर नहीं था। इतनी सुंदर बेटी को बाहर भेजना डरावना था, कहीं कोई बुरा इंसान मिल जाए। रोहन गुप्ता वहां होगा तो निश्चिंती। हे, नहीं, बस एक जैसी सोच है, रोहन गुप्ता ने गर्व से कहा। बड़े भाई, याद रहे कि तुम्हारी बहन और मैं अभी नाबालिग हैं। जुबान संभाल कर बोलो, रिया शर्मा ने अजीब आवाज में कहा। मैं भी नाबालिग हूं, रोहन गुप्ता ने पलटवार किया। तुम? जबान से तेज रिया शर्मा भी जवाब नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार रोहन गुप्ता बस 17 साल का था, उससे 2 ही साल बड़ा था, जल्दी स्कूल में गया था इसलिए। हा, हे। आमतौर पर तेज रिया शर्मा को निरुत्तर देखकर सब हंसने लगे। रिया शर्मा ने खींचकर कहा, भाई, तुम नसीब वाले हो, शालिनी दीदी हैं इसलिए आज के लिए छोड़ रही हूं, लेकिन बाद में देखूंगी। बाद का क्या इंतजार, आ जाओ। ठीक है, तो गुदगुदाने के हाथ तैयार हैं। अरे छोड़ो महारानी, पहले इतना बड़बोले हो रहे थे। रिया, खाने का वक्त है, बैठो। घर में खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। खाने के बाद शालिनी वर्मा और रोहन गुप्ता ने निया शर्मा की मदद से मेज साफ की और बर्तन धोए। रिया शर्मा को भी मां की कड़ी नज़र मिलने पर मदद करनी पड़ी। मामा और महेंद्र वर्मा आपस में बातें करते रहे। मामी और शालिनी की मां भी बातों में डूबी थीं। शालिनी वर्मा को रिया शर्मा ने एक मैचिंग गेम में खींच लिया। रोहन गुप्ता किनारे बैठकर बीच बीच में तारीफें करता रहा। शालिनी वर्मा के आने से बेचारी निया शर्मा अकेली हो गई थी और एक कोने में चुपचाप किताब पढ़ रही थी। उस पल रोहन गुप्ता को लगा जिंदगी बेहद अर्थपूर्ण है। करीब 11 बजे शालिनी वर्मा का परिवार चला गया। जगह कम थी इसलिए रुकना संभव नहीं था। महेंद्र वर्मा ने कहा कि कल रोहन को भी आना चाहिए, लेकिन रोहन गुप्ता ने बहाने से मना कर दिया। कल बहुत काम था। उस रात रोहन गुप्ता देर तक जागता रहा क्योंकि अगले दिन ललित भाई के साथ लेनदेन था। कल दोपहर में ललित भाई ने फोन करके बताया था कि इस बार की रकम $1.5 करोड़ होगी और ऊपर से विनिमय दर भी बढ़ाकर 8.5 कर दी। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं था, फिर भी स्थानीय दर इतनी ऊंची होना हैरान करता था। रोहन गुप्ता को पूरी वजह नहीं पता थी, लेकिन ये तय था कि ललित भाई ने हाल में खूब कमाई की होगी। उन्होंने पहले भी माना था कि उनकी कमाई सिर्फ विनिमय के अंतर से नहीं बल्कि और भी सूक्ष्म फायदों से होती है। कई लेनदेन इतने अहम होते हैं कि वे घाटे पर भी करने को तैयार हैं। कल दोपहर ही सिस्टम खाते में 12 करोड़ 60 लाख रुपए आ चुके थे और तब से रखे थे। रोहन गुप्ता कम से कम 30 बार देख चुका था और हर बार देखकर मन में आता कि ले लूं। लेकिन ये सिर्फ ख्याल था। अगर हिम्मत की तो चैन की जिंदगी गई। इसके अलावा वो तो बैंकर बनने की सोच रहा है, मात्र 100 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा। आगे चलकर शायद ये पानी की एक बूंद बराबर भी ना हो। ऐसे में भागना तो बेवकूफ़ों का काम है। ये सोचना ही पागलपन लगता है। इतने बड़े डॉलर लेनदेन का हो पाना ही हैरानी की बात है। इस बार का शुद्ध मुनाफा था 60 लाख रुपये, जो उस दौर में 10 मकानों के बराबर था। दिल्ली में तो किसी पुरानी हवेली का हिस्सा भी मिल सकता था। चलो इसे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना मान लेते हैं। अगर यह पैसा अंततः देश को मिला तो देश इसका अच्छा इस्तेमाल करेगा। हालांकि नकद ट्रांसफर जितना सुविधाजनक नहीं, लेकिन ज्यादा सुरक्षित है और निगरानी का खतरा कम है। सच तो यह है कि हर डॉलर ट्रांसफर का रिकॉर्ड फेडरल रिजर्व और उसके सहयोगी बैंकों में होता है। रोहन गुप्ता को खुद को इसी तरह तसल्ली देनी पड़ती थी। 26 दिसंबर, रविवार, सुबह। सर्दी आ चुकी थी और मौसम थोड़ा ठंडा था। लोगों ने मोटे कपड़े पहन लिए थे। बस एक कोट और काम चल जाता था क्योंकि इस साल जयपुर की सर्दी ज्यादा कड़ी नहीं थी।
रोहन गुप्ता भी इससे अलग नहीं था। हालांकि उसके बदले शरीर को कुछ भी महसूस नहीं होता था, लेकिन हाफ स्लीव पहनकर निकला तो मामी बाहर जाने देती नहीं। सुबह जल्दी वो ललित भाई के बंगले पर पहुंच गया। इस बार मिनी वैन नहीं लाए। ढाबे में ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वैन गंदी हो गई थी और उस पर साफ खरोंच के निशान थे। बंगले के इलाके के लिए वह गाड़ी उचित नहीं थी, इसलिए रोहन गुप्ता ने सीधे विवेक मिश्रा की गाड़ी उधार ली। यह एक ठीक ठाक गाड़ी थी जो अमीर कॉलोनी में बहुत अलग नहीं दिखती थी। हा रोहू, आखिरकार गाड़ी बदल ली, लेकिन यह नई नहीं लगती। ललित भाई ने थोड़ा ध्यान से देखकर कहा। हे नहीं, उधार ली है। इन दिनों वक्त नहीं था खरीदने का। देखूंगा अगले हफ्ते फुर्सत मिले तो, रोहन गुप्ता ने झेपते हुए कहा। ललित भाई के घर मिनी वैन लाकर सच में शर्मिंदगी होती थी। ये जगह ही ऐसी थी। ललित भाई के पड़ोसी क्या सोचते होंगे? अपनी छवि की परवाह न भी हो तो दूसरों की तो करनी होगी। समझ गया। कंपनी कैसी चल रही है? ललित भाई ने सिर हिलाया। उन्हें ये गाड़ी पिछली मिनी वैन से काफी बेहतर लगी। पिछली बार एक दोस्त ने पूछा था कि उनके बंगले पर पुरानी वैन इतनी बार क्यों आती है। तब थोड़ा डर लगा था। अगर रोहन गुप्ता फिर वही वैन लाता तो जरूर कहते कि या तो जगह बदलो या गाड़ी, या फिर एक गाड़ी दे देते। लगता है रोहन गुप्ता ने खुद महसूस किया तो चैन मिला। कंपनी ठीक है, अभी एकीकरण और तैयारी के दौर में है। पहले बैच के कपड़े ऑनलाइन बिकना शुरू हो गए हैं, प्रक्रिया ठीक कर रहे हैं और नए साल के बाद पूरे प्रांत में दुकानें खोलने की योजना है। ललित अंकल का जबरदस्त सहयोग चाहिए, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। साल खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था, यानी सजावट सहित दुकान खुलने में 3 महीने से थोड़ा ज्यादा का वक्त था। डिजाइन विभाग बहुत व्यस्त था क्योंकि शून्य से शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, लेकिन जब थोड़ा आधार बन जाएगा तो आगे आसान होगा। आखिरकार रोहन गुप्ता ने प्रिया खन्ना को डिजाइन विभाग 100 लोगों तक बढ़ाने दिया, वरना 3 महीने में पूरे उत्पाद संग्रह का बुनियादी लक्ष्य पूरा करना मुश्किल था। हाँ, कोई बात नहीं। नए साल के बाद अपनी कंपनी की टीम के साथ मेरी ग्रुप की बैठक में आओ, लोगों से मिलवाओ और बाकी नीचे वालों पर छोड़ दो। दूसरे साझेदारों के साथ संबंध हमारा पीआर विभाग संभाल लेगा, उन्हें ज्यादा अनुभव है। लेकिन 1 साल के बाद पूरा जनसंपर्क समन्वय मैं नहीं संभालूंगा। ललित भाई हंसते हुए बोले। ठीक है ललित अंकल, शुक्रिया। नए साल के बाद आपके साथ चलूंगा। रोहन गुप्ता ने शुक्रिया किया। ललित भाई की शर्तें बहुत अच्छी थीं। इस हद तक मदद करना काफी था, हमेशा परेशान नहीं करना था। अगर 1 साल में खुद मजबूत संबंध न बना सका तो कैसी कंपनी चला रहा हूं? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे चलने की हिम्मत नहीं करूंगा। उल्टा शायद भविष्य में मैं तुम्हारे पीछे चलूं। ललित भाई जोर से हंसे। वे नहीं जानते थे कि यह मजाक बाद में सच हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ललित अंकल, अगले महीने की शुरुआत में 3 करोड़ रुपए चाहिए, जो 1.5 महीने से ज्यादा के लिए होंगे। क्या ललित अंकल मदद कर सकते हैं? गंगी और बंदर की गिनती खत्म होने पर रोहन गुप्ता ने चाय की चुस्की लेते हुए अपना मकसद बताया। इसमें क्या मुश्किल है, कोई बात नहीं। बैंक के काम के दिन 2 घंटे पहले बता देना और उसी दिन पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ब्याज की बात मत करो, आगे लेन देन बेहतर होता रहे, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। पहले वाला खाता? ललित भाई ने उदारता से कहा। अब रोहन गुप्ता की साख इतनी थी कि बड़े कर्ज में कोई डर नहीं। रोहन गुप्ता पैसे कहाँ लगाता है ये जानने की इच्छा थी, लेकिन पूछा नहीं। कुछ समय पहले संपर्कों से उसके खाते के पैसों का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन निष्कर्ष था कि ट्रेस नहीं हो सकते। खाते में आते ही पैसे निकल जाते और प्रांतीय बैंक तक जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। ट्रांसफर का रिकॉर्ड था, लेकिन पैसे कभी किसी कंपनी तो कभी किसी और के पास जाते और फिर एक बैंक से दूसरे बैंक और आखिर में एसबीआई के विदेशी निपटान खाते में पहुंच जाते। वहां से आगे का ट्रेस करने का अधिकार नहीं था। इससे ललित भाई को लगा कि रोहन गुप्ता के विदेशी संपर्क तो हैं ही, साथ में बैंक में भी जबरदस्त पहुंच है, कम से कम प्रांतीय स्तर या उससे ऊंची। अगर ऐसा हो तो रोहन गुप्ता की ताकत का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, मान लिया। अगले महीने की 7 तारीख के आसपास चाहिए। बताता रहूंगा। वापसी के बारे में, रुपये में 2 या डॉलर में, दोनों से कोई दिक्कत नहीं। वापसी की तारीख फरवरी के अंत से आगे नहीं होगी, रोहन गुप्ता ने कहा। जो शेयर याद थे वे मार्च की शुरुआत में खत्म होते, लेकिन सुरक्षा के लिए आखिरी पल का इंतजार नहीं करना था।
पहले निकलो, कम मिले तो भी ठीक है। फरवरी के अंत तक हर हाल में निकल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इस साल का यह आखिरी डॉलर लेन देन होगा। 3 करोड़ 7 तारीख को तैयार रखूंगा और जब ज़रूरत हो ट्रांसफ़र कर दूंगा। वापसी डॉलर में इसी दर पर हो जाए, ठीक है? लेकिन क्या 3 करोड़ काफ़ी है, और चाहिए? ललित भाई ने सोचकर पूछा। रोहन गुप्ता ने एक पल रुक कर कहा, चूंकि डॉलर में वापसी है तो 4 करोड़ डॉलर कर लेते हैं, जो 33.5 लाख रुपये होगा, ठीक है? बाजार की सीमा थी और बहुत बड़ा जोखिम नहीं लेना था। पिछली जिंदगी में बस 2 शेयरों में छोटी छोटी खरीदारी की थी। बाजार चलाने वालों के खेल की समझ नहीं थी। ऑनलाइन लेखों से बस यही समझ आया था कि छोटे निवेशक को सावधान रहना चाहिए। अगर बाजार के बड़े खिलाड़ियों ने फंसा लिया तो बेहद बुरा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कैलेंडर देखकर बोलता हूं कि 10 के बजाय 7 तारीख रहे। शुक्रवार है, दोपहर में खाते में ट्रांसफर कर देता हूं। कैसा रहेगा? ललित भाई ने दीवार पर कैलेंडर देखकर प्रस्ताव रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। रोहन गुप्ता ने मान लिया। काम खत्म होते ही रोहन गुप्ता ने और काम का बहाना बनाकर विदा ली। उस दिन हनुमान सिंह के यहाँ लड़ाई का प्रशिक्षण भी था। विवेक मिश्रा और प्रिया खन्ना जैसे काम के दीवाने कई हफ्तों से नहीं रुके थे। शुरुआती कंपनी में ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन उनकी मेहनत और लगन देखकर रोहन गुप्ता ने सोचा कि साल के अंत में एक अच्छा बोनस दिया जाए। कंपनी में जाकर गाड़ी वापस करने के बाद रोहन गुप्ता सीधे हनुमान सिंह की दुकान पहुंचा। सुबह 10:30 बज चुके थे। हनुमान अंकल। दुकान में घुसते ही रोहन गुप्ता ने काउंटर पर कुछ करते हनुमान सिंह को देखा और आगे बढ़कर अभिवादन किया। ऊपर देखकर रोहन गुप्ता को पहचाना तो हनुमान सिंह ने गर्मजोशी से कहा, अरे रोहन आ गया। दी हुई किताब कैसी रही? लगभग खत्म हो गई और लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आप परीक्षा ले सकते हैं, रोहन गुप्ता ने आत्मविश्वास से कहा। बहुत अच्छा, परीक्षा लेते हैं। लड़ाई कोई मजाक नहीं है। जरा सी चूक हो तो हल्की चोट से लेकर मौत तक हो सकती है। ये किताब एकदम बुनियाद है। इंसानी शरीर रचना समझे बिना लड़ाई की तकनीकों का असली मतलब नहीं समझ सकते। जैसे फौजी मुक्केबाजी को ही लो। बुनियाद सीखना आसान है, लेकिन असली लड़ाई में इस्तेमाल के लिए ढेरों अनुभव चाहिए। जब ये बुनियाद सच में समझ में आ जाए तभी किसी भी तकनीक का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। हर बदलाव के साथ लचीलापन आता है और इंसान तकनीकों का गुलाम नहीं रहता। इसीलिए पहले मजबूत सैद्धांतिक नींव बनाना जरूरी है। यही तय करेगा कि आगे कितना ऊंचा उठोगे और कितनी दूर देख सकते हो। हनुमान सिंह ने धीरे धीरे समझाया। समझ गया उस्ताद, परीक्षा ले सकते हैं। पास नहीं हुआ तो फिर पढ़ूंगा, रोहन गुप्ता ने गंभीरता से कहा। हनुमान सिंह की बातें ठंडे पानी की बाल्टी जैसी थीं। शरीर रचना की किताब इतनी गहरी है, यह नहीं सोचा था। थोड़ा सोचने पर समझ आया। इस किताब की जानकारी होने पर हर मार्शल आर्ट की मंशा और निशाने का विश्लेषण हो सकता है। असली लड़ाई में कोई पहले से तय क्रम नहीं होता। कभी कभी दुश्मन को खुद नहीं पता कि अगला वार कहाँ करेगा। ऐसे में मकसद के हिसाब से चाल बनानी होती है जो दुश्मन पर भारी पड़े। बहुत अच्छा, खुशी है कि समझ गए। डर था कि बस चालें सीखने में रुचि होगी और सिद्धांत की परवाह नहीं। याद रखो, हर मार्शल आर्ट की अपनी सोच होती है। सबका मकसद एक है, दुश्मन को हराना, और तरीका है दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर वार करना, जो सब इस किताब में है। हर मार्शल आर्ट का उस्ताद इंसानी शरीर को गहराई से समझता है। बहुत लोग बुनियादी बात ही नहीं समझ पाते और आखिरकार बस अनाड़ी रह जाते हैं, जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हनुमान सिंह ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, समझ गया, रोहन गुप्ता ने गंभीरता से कहा। ठीक है, अब परीक्षा शुरू। तिल्ली के कार्य और चोट के विभिन्न ग्रेड। ये तो सिलेबस से बाहर का सवाल है। रोहन गुप्ता मन में उस्ताद को कोसे बिना नहीं रह सका। अगर रुचि से पूरी किताब ध्यान से न पढ़ी होती तो बिल्कुल फंस जाता। तिल्ली के कार्य हैं। अगले 1 घंटे में हनुमान सिंह धीरे धीरे हैरान होते गए और फिर दंग रह गए। उम्मीद नहीं थी कि रोहन गुप्ता मुश्किल सवालों के जवाब देगा और लगभग पूरी किताब याद कर लेगा। शब्द दर शब्द नहीं थे, लेकिन मतलब वही था, और कुछ व्याख्याएं तो किताब से भी ज्यादा गहरी थीं। पूरा 1 घंटा बीत गया और हनुमान सिंह का सवाल पूछना बंद नहीं हुआ, जबकि रोहन गुप्ता बेहद आसानी से जवाब देता रहा। हाथ में किताब बंद करते हुए हनुमान सिंह को लगा जैसे अस्तित्व का संकट आ गया।
इंसान की तुलना इंसान से क्यों होती है? ये तो असहनीय है। हनुमान सिंह ने किताब बंद की और बिना कुछ कहे पलटकर अलमारी में रख दी। हालांकि बड़ी बड़ी घटनाओं से गुजरे थे और मन शांत रखने की आदत थी, फिर भी चेहरे पर संतोष छुपाए नहीं छुपा। रोहन गुप्ता का प्रदर्शन उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था, लेकिन रोहन गुप्ता की अच्छी पढ़ाई के बारे में सोचकर धीरे धीरे मन ने मान लिया। आखिरकार टॉपर छात्र की सीखने की क्षमता बेहतर होती है, ये स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है न? खास रोहन ने बहुत अच्छा किया, सच में जबरदस्त। बड़ा सुखद आश्चर्य दिया। ठीक है, शारीरिक क्षमता और बुनियादी सिद्धांत दोनों पास हो गए तो अब बुनियादी लड़ाई की तकनीकें सिखाना शुरू करता हूँ, हनुमान सिंह ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर रोहन गुप्ता के मन में थोड़ी घबराहट आई, लेकिन लड़ाई की तकनीकें सीखने का नाम सुनते ही आंखें चमक उठीं और पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। रोहन गुप्ता का भाव देखकर हनुमान सिंह ने धैर्य से समझाया, बुनियादी लड़ाई बहुत सरल है। सीधे शब्दों में कहें तो तकनीकों की बात है। आज बस फौजी मुक्केबाजी सिखाऊंगा। ये बहुत प्रचलित मुक्केबाजी आम लोगों को बेकार लग सकती है, लेकिन असल में ये लड़ाई का सच्चा आधार है। मुख्यतः सबसे बुनियादी मांसपेशी स्मृति का काम करती है। बाद में दूसरी मार्शल आर्ट शैलियां भी सिखाऊंगा। एक साथ बहुत ज्यादा सीखना ठीक नहीं होता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी प्रतिभा उलझने नहीं देगी। जब कम से कम इन तकनीकों में दक्षता आ जाए तभी असली लड़ाई की शुरुआत होगी। असली लड़ाई और सोच से तकनीकें और रणनीतियां मांसपेशी स्मृति में सबसे गहरी उतरती हैं। यहां रुककर हनुमान सिंह ने एक पल रोहन गुप्ता का उत्सुक चेहरा देखा और बोले, ठीक है, पहले एक बार पूरी फौजी मुक्केबाजी करके दिखाता हूं, फिर हर चाल के मुख्य बिंदु एक एक करके सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। ये कहकर हनुमान सिंह ने मौके पर फौजी मुक्केबाजी का प्रदर्शन किया। रोहन गुप्ता ने तुरंत सब चालें याद कर लीं। लिखित शब्दों की तुलना में इंसान की छवि याददाश्त कहीं ज्यादा मजबूत होती है। वीडियो तो छवियों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला ही है न? एक बार देखने के बाद छवि स्मृति बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। इसीलिए कई साल पहले देखी फिल्म के कुछ दृश्य भी कभी कभी बहुत साफ याद रहते हैं। यही इंसानी दिमाग की बनावट है। पिछली जिंदगी में एक लेख में पढ़ा था कि इंसान की छवि याद करने की क्षमता शब्द याद करने की क्षमता से हजारों गुना ज्यादा होती है। इसीलिए कुछ ऐतिहासिक हस्तियों की असाधारण याददाश्त का राज ये था कि वे शब्द नहीं बल्कि छवियां याद करते थे। इसीलिए बाद में दाहिने दिमाग के विकास वाली संस्थाएं असाधारण याददाश्त के दावे करती थीं, लेकिन लगता है कहीं न कहीं ये भ्रामक हो गया और धीरे धीरे कम हुई। हालांकि कुछ लोग अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं। रोहन गुप्ता को लगता था कि जब तक दिमाग का असाधारण विकास न हो तो ये उन्नत कौशल असंभव हैं। बस दिखावा और सैद्धांतिक खेल है। अभी रोहन गुप्ता के विकसित दिमाग की छवि याददाश्त काफी शक्तिशाली थी। किताब पढ़ने में कई बार दोहराना पड़ता था, लेकिन वीडियो या तस्वीर के लिए तो एक बार काफी था। ठीक है, ये है फौजी मुक्केबाजी की पूरी श्रृंखला। अब चरणों में अभ्यास करेंगे, हनुमान सिंह ने प्रदर्शन के बाद कहा। आओ रोहन, मेरे पीछे करो। पहली चाल। रुकिए हनुमान अंकल, लगता है लगभग याद हो गया। क्या सीधे चालों के मुख्य बिंदु समझा सकते हैं? रोहन गुप्ता ने जल्दी से रोका। एक एक चाल सीखने में वक्त बर्बाद नहीं करना था। ठीक है, पहले एक बार करके दिखाओ। रोहन गुप्ता की बात सुनकर हनुमान सिंह ने बस एक आह भरी। रोहन गुप्ता की पिछली काबिलियत मानते थे, लेकिन ये याददाश्त की नहीं बल्कि शरीर के तालमेल और नियंत्रण की बात थी। रोहन गुप्ता को हतोत्साहित नहीं करना था। मन में पहले से सोच रहे थे कि नाकाम होने के बाद सही तरीके से कैसे समझाएं, क्योंकि मार्शल आर्ट बस कुछ बार देखकर नहीं सीखी जाती। मार्गदर्शन करें हनुमान अंकल। इसके बाद रोहन गुप्ता ने आंखें बंद करके पूरी प्रक्रिया याद की। मांसपेशी स्मृति न होने पर पहली बार थोड़ा धीरे करना पड़ा ताकि तालमेल की कमी या अशुद्धि से अटपटा न लगे। शुरू किया। पहली चाल, दूसरी चाल, ... आंखें बंद करके फौजी मुक्केबाजी करते रोहन गुप्ता को देखकर हनुमान सिंह का भाव धीरे धीरे हैरान होता गया। हालांकि रोहन गुप्ता की गति उनसे कम थी, लेकिन हर चाल एकदम सही थी। नईम को छोड़कर कोई गलती नहीं मिली। क्या दुनिया में सच में ऐसे मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली होते हैं? हनुमान सिंह एक बार फिर अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे। 10 साल से ज्यादा फौज में रहे, कभी ऐसा नहीं देखा, यहां तक कि सुना भी नहीं।
फौज का हर बलशाली इंसान पसीने और मेहनत की बदौलत बना था न? रोहन, क्या पहले ये सीखा था? हनुमान सिंह पूछे बिना नहीं रह सके। नहीं, पहली बार सीख रहा हूँ, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। जानता था कि यह प्रदर्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन क्या करें? जानते हैं तो जानते हैं, अनजान बनने की जरूरत नहीं। उस पल रोहन गुप्ता को समझ आया कि कुछ श्रेष्ठ लोग दूसरों की नज़र में असामाजिक क्यों लगते हैं। वे बस दिखावा नहीं करना चाहते, जो है वही हैं। श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ हैं। अगर मेरे पास 10 करोड़ हों तो क्या दिखावे के लिए नमक रोटी खाऊं? ये बस तभी करूंगा जब मुझे सच में अच्छा लगे। ठीक है, चालें याद हैं तो एक बार फिर करके दिखाता हूं और इस बार हर चाल के मुख्य बिंदु समझाऊंगा। देखते हैं कितना याद होता है। हनुमान सिंह जिंदगी की असमानता पर बस आह भर सके। शुरू से हार जाने का मतलब क्या होता है? यही होता है। इसके बाद हनुमान सिंह ने बहुत धीमे धीमे फिर से चालें की और हर चाल के मुख्य बिंदु विस्तार से समझाए। समझ आया? एक बार और करके दिखाओ, हनुमान सिंह ने रोहन गुप्ता के दूसरे दौर के बाद कहा। ठीक है। इस बार मुख्य बिंदु मिल जाने पर रोहन गुप्ता को धीरे सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे पता नहीं था कि उसके बदले शरीर की मांसपेशी स्मृति इतनी विकसित थी। पहले दौर में ही परिचित हो गया था। सोचे तो हैरानी नहीं, जो भी याद करना होता वह भूलता नहीं था, इसलिए मांसपेशी स्मृति में जो बैठ जाए उसे भूलना असंभव था। रोहन गुप्ता का प्रदर्शन और ज्यादा धारा प्रवाह होता गया और हर चाल और स्वाभाविक लगने लगी। CSSS। हनुमान सिंह ने ठंडी सांस खींची। ऐसे प्रतिभाशाली के सामने अचानक लियाओ शेंग जैसे पुराने साथी बेकार लगने लगे। उन्हें ये सीखने में कितना वक्त लगा था? रोहन गुप्ता के इस स्तर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? कोई तुलना ही नहीं। चाल रोको, हनुमान अंकल। अभी अभी प्रदर्शन खत्म करने वाले रोहन गुप्ता ने हनुमान सिंह को विचारों में डूबे देखकर बुलाया। हनुमान सिंह तुरंत वापस आए और बोले, हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब तीसरे चरण पर चलते हैं, यानी तकनीकों का डिजाइन और व्यवहारिक उपयोग समझना। कुछ बदलाव भी सिखाऊंगा। दोपहर में असली लड़ाई का अभ्यास होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रोहन गुप्ता ने जोर से कहा। बस इसी का इंतजार था, असली लड़ाई का। और इस तरह हनुमान सिंह के अविश्वास के बीच रोहन गुप्ता तेजी से आगे बढ़ता रहा। दोपहर 12 बजे के आसपास हनुमान सिंह की पत्नी खाना लाईं। खाने के दौरान हनुमान सिंह बार बार रोहन गुप्ता की थाली में खाना डालते रहे, जिससे रोहन गुप्ता काफी उलझन में था। रोहन गुप्ता को पता नहीं था कि हनुमान सिंह पहले से उसे शिष्य बनाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसी प्रतिभा ने दिल जीत लिया था। हालांकि पहले रोहन गुप्ता के स्वभाव को परखना जरूरी था, क्योंकि सबसे बड़ा डर था कि रोहन गुप्ता इस ताकत का गलत इस्तेमाल करे और समाज को नुकसान पहुंचाए। खाने के बाद रोहन गुप्ता ने आराम नहीं किया, बल्कि हनुमान सिंह की दुकान में रखा सामान देखने लगा। दूरबीन, फौजी टॉर्च, वाटरप्रूफ घड़ी, तरह तरह के फौजी उपकरण। जितना देखा उतना पसंद आया। मर्दों को ऐसी चीजें पसंद होना स्वाभाविक है, भले ही रोज इस्तेमाल न हो। दोपहर 1 बजे। ठीक है, असली लड़ाई का अभ्यास शुरू करते हैं। असली लड़ाई का मकसद सरल है, खुद को बचाओ और दुश्मन को हराओ। और पहला दूसरे से ज्यादा जरूरी है। अब तुम हमला करो और मैं रोकूंगा। हमले की तीव्रता पर ध्यान रखना, समझे? हनुमान सिंह ने कहा। समझ गया, रोहन गुप्ता ने उत्साह से कहा, जो खुद उसे थोड़ा हैरान करने वाला था। लगा जैसे हिंसा की ओर झुकाव आ रहा है। रोहन गुप्ता ने लड़ने की मुद्रा बनाई, दोनों मुठियां बांधी, एक आगे और एक पीछे, सीने के स्तर पर। पूरी ताकत नहीं लगानी थी। यह असली लड़ाई नहीं थी, बस चालों से परिचय था। 30% ताकत काफी होगी। दूसरा पक्ष बस वार सह रहा था और पलटवार नहीं करना था। पहले मुक्कों के बजाय टांगों की तकनीकें आजमानी थीं। ये बस एक छोटा अभ्यास था। सच कहें तो टीवी की लड़ाई के दृश्य हमेशा बड़े और रोमांचक लगते थे, लेकिन गैर वास्तविक। मान लो कोई चाकू लेकर आए और तुमने लात मारी। जवाब में उसने हाथ या पैर से रोका। ये तो मजाक है। असली लड़ाई में कोई चाकू को नजरअंदाज करे? सिर्फ पागल ही ऐसा करेगा। रोहन गुप्ता ने गहरी सांस ली और बेहतरीन प्रतिक्रिया क्षमता और गति से एक साइड किक लगाया। धड़ाम। हनुमान सिंह ने आराम से किक रोकी। साथ ही मन में थोड़ा तिरस्कार भी आया। रोहन गुप्ता तेज था, लेकिन ताकत बहुत कम थी। हाथों की ताकत से कहीं कम।
लेकिन रोहन गुप्ता के बाद के हमलों ने हनुमान सिंह को सतर्क कर दिया, क्योंकि रोहन गुप्ता लगातार टांगों से हमला करता रहा। राउंडहाउस किक, साइड किक, स्पिन किक, ये तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रोहन गुप्ता की गति बढ़ी और चालें और धारा प्रवाह और शक्तिशाली होती गईं, हनुमान सिंह को भी पूरी सतर्कता से जवाब देना पड़ा। लेकिन ये रोहन गुप्ता की सीमा नहीं थी। धड़ाम धड़ाम 5 मिनट से भी कम में हनुमान सिंह को लगा कि वे पीछे पड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता की गति बहुत तेज थी। अक्सर आगे का पैर किक मारते ही पिछला भी आ जाता। बस लड़ाई की सहज प्रवृत्ति से ही संभाल पा रहे थे, वरना कई अहम जगहों पर चोट लग चुकी होती। ये रोहन गुप्ता की सीमा नहीं थी। हनुमान सिंह को इस गति पर टिके देखकर तारीफ के साथ साथ 50% ताकत से अपनी सीमा गति आजमाने का मन हुआ। 100% पर पहुंचना था तो 100% ताकत लगानी होती, वरना ताकत नियंत्रित करते हुए पूरी गति नहीं निकल सकती। सोचते ही रोहन गुप्ता की गति तुरंत थोड़ी और बढ़ी। 5% से थोड़ा कम था, लेकिन लड़ाई में 5% भी कोई छोटी बात नहीं। धड़ाम मार्शल आर्ट में सबसे बड़ी ताकत गति है। सीमा गति पर 3 चालों में ही हनुमान सिंह को एक किक लगी सीने पर और जबरदस्त हनुमान सिंह कई कदम पीछे चले गए। रुको रोहन भाई, तुम छोटे बॉस हो। रोहन गुप्ता। हनुमान सिंह ने परिचय देने का इरादा नहीं था, लेकिन रोहन गुप्ता के सवाल पर मजबूरी में बताया। दोस्त के मामले में किसी का सहारा लेना उन्हें अजीब लगता था। रोहन भाई, ये सुनील चौहान है, फौज का साथी और मेरा अच्छा दोस्त। 5 साल सेवा की। रोहन गुप्ता के पास आना उचित नहीं लगता, वो अभी भी बच्चा है। हनुमान सिंह ने रोहन गुप्ता से मिलाते हुए कहा। नमस्ते। रोहन गुप्ता ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। ये बात ध्यान से सुन रहा था। 3 लाख की जरूरत है और यह एक बड़ी रकम थी उस दौर में। लेकिन रोहन गुप्ता के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हनुमान सिंह की दुकान गिरवी रखने की जरूरत नहीं। सुनील भाई, हनुमान अंकल के बारे में जो सुना उसके बाद रोहन गुप्ता को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आपकी मांझी की कितनी जरूरत है, लेकिन अगर 3 लाख में काम चल सकता है तो मैं दे सकता हूँ, बिना ब्याज के। 2 साल में जब हो तब वापस करना। रोहन गुप्ता ने सीधे कहा। ये सुनकर सुनील चौहान का चेहरा उठा और उसने हैरानी से रोहन गुप्ता को देखा। इतना युवा, बस एक बच्चा, इतने पैसे और बिना ब्याज के। पहले लगा कि हनुमान सिंह ने किसी अमीर घर के बच्चे को लड़ाई सिखाना शुरू किया है, लेकिन अब बड़े भरोसे से 3 लाख देने की बात कर रहा है। रोहन भाई, ये ठीक नहीं होगा। हनुमान सिंह ने रोकने की कोशिश की। हनुमान अंकल, देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों के परिवारों की तकलीफ देखी नहीं जाती। जो थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ करता हूँ, और आप मेरे उस्ताद हैं, यह मेरी जिम्मेदारी भी है। रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। मन में पूरी तरह साफ था, ये फौजी इज्जत के साथ जीने वाले लोग हैं और इनके लिए मदद करना एक सम्मान है। रोहू, सुनील भाई। हनुमान सिंह की आंखें भर आईं। जब उन्होंने दुकान गिरवी रखने की बात की थी तो घर पर जरूर खूब झगड़ा होता, लेकिन वे सुनील के लिए हर हाल में करते। इस अप्रत्याशित मदद से दिल भर आया। हाँ, रोहन गुप्ता ने पर्स निकाला और बिना गिने 5 बंडल सुनील चौहान की तरफ बढ़ाए। 5 लाख थे, उसके पास जितने थे वे निकाल दिए। 5 लाख, मांझी के इलाज के बाद जो बचे वो रख लेना। अगर और ज़रूरत हो तो हनुमान अंकल के जरिए बता देना, और हाँ, जब वापस करना हो तो हनुमान अंकल को दे देना, मुझे याद नहीं रहता। रोहन गुप्ता ने सहज भाव से कहा। ये सुनकर हनुमान सिंह और सुनील चौहान दोनों स्तब्ध रह गए। बचा हुआ रखो, इतने बड़े दिल वाला ये बच्चा है कौन? रोहन भाई, ये। सुनील चौहान के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखें भर आईं। मां के इलाज के लिए जब जब दरवाजा खटखटाया, लोगों ने या तो मना कर दिया या ब्याज की बात की। इस अनजान नौजवान ने बिना एक पल रुके 5 लाख थमा दिए। ये बात मत करो, मांझी जल्दी ठीक हो, बस यही दुआ करूंगा, रोहन गुप्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर हनुमान सिंह की तरफ मुड़कर बोला। हनुमान अंकल, आज बहुत कुछ सीखा। अगले हफ्ते फिर आऊंगा। मामी ने खाने के लिए बुलाया है, देर हो रही है। चलता हूँ। हाँ, जाओ रोहन, आभारी हूँ। हनुमान सिंह ने गले लगाया। कोई बात नहीं हनुमान अंकल, आप मेरे उस्ताद हैं, ये बस एक छोटी सी बात है, रोहन गुप्ता ने कहा और निकल गया। दुकान से निकलकर रोहन गुप्ता ने ऑटो लिया। मन में एक अजीब सी शांति थी। पैसे देने का कोई पछतावा नहीं था।
देश के लिए काम करने वाले लोगों की मदद करने में एक अलग ही संतुष्टि होती है। और वैसे भी अगले महीने शेयर बाजार से इतना आएगा कि यह 5 लाख पानी की एक बूंद भी नहीं लगेगी। घर पहुंचा तो मामी ने नाराजगी से पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई? खाना ठंडा हो गया, खुद गरम करो अब। माफ करना मामी, रास्ते में एक काम आ गया था, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। मामी का चेहरा नर्म हुआ। क्या काम था? ठीक तो हो न? बिल्कुल ठीक, चाचा जी के एक दोस्त की माँ बीमार थी, थोड़ी मदद करनी पड़ी, रोहन गुप्ता ने संक्षेप में बताया। अच्छा किया, खाना गरम करो, थका होगा, मामी ने नर्म आवाज में कहा। 3 दिन बाद, मंगलवार, शेन टैंग अपैरल का ताओबाओ स्टोर बंद करने का फैसला लिया। जरूरत नहीं थी, वेबसाइट तैयार हो रही थी जो बेहतर प्लेटफॉर्म होगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर थी, ग्रेड के पर्चे आ गए थे और रोहन गुप्ता ने पूरे ग्रेड में फिर से पहला स्थान हासिल किया। अब तो ऋतु शर्मा को जरा भी हैरानी नहीं हुई, बस खुशी हुई। 7 जनवरी, शुक्रवार, ललित भाई के खाते से 33.5 लाख रुपये आए। रोहन गुप्ता ने दोपहर में ही अलग खाते में ट्रांसफर किए जो सीधे शेयर खाते से जुड़ा था। सोमवार को बाजार खुलते ही खरीदारी होगी। रात को बिस्तर पर लेटते हुए रोहन गुप्ता ने मन में गणना की। पिछली जिंदगी में जो शेयर 10 गुना बड़े थे उनमें से 2 याद थे। एक था बड़ी टेक्सटाइल कंपनी और एक फार्मा कंपनी, दोनों में बराबर बराबर लगाने की सोची। मार्च के पहले हफ्ते में दोनों शेयर चरम पर होंगे, तब बेचना होगा, उसके बाद बाजार में गिरावट आएगी, सावधान रहना होगा। और अगर बाजार के बड़े खिलाड़ियों ने जाल बिछाया तो? रोहन गुप्ता ने सोचा और मुस्कुराया। तो बस जल्दी निकलना होगा, पूरा मुनाफा नहीं मिला तो भी काफी होगा। इस जिंदगी में जो मिल रहा है वो पहले जिंदगी में सोचा भी नहीं था। आंखें बंद करते हुए रोहन गुप्ता के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। रोहन गुप्ता, तुम एक छात्र हो, परिवार से पैसे मत मांगो और मामा को मत बताना, ठीक है? हनुमान सिंह ने बिना एक पल रुके कहा। यह नहीं लगता था कि रोहन गुप्ता कुछ खास कर पाएगा। जेब खर्च का कुछ पैसा हो भी तो समुद्र में एक बूंद के बराबर। रोहन गुप्ता के घर के बारे में जानते थे, बस एक कपड़े की दुकान, कोई अमीर रिश्तेदार नहीं। सुना था कि कुछ साल पहले एक बड़े की बीमारी में जो बचत थी वह भी खर्च हो गई थी। भले ही कुछ दे सकें, इस नए शिष्य से मांगना बिल्कुल उचित नहीं था। मामा संजय शर्मा के बारे में हनुमान सिंह अच्छी तरह जानते थे कि वह न लालची है न दबंग। उनके सामाजिक खर्चे जरूर थे लेकिन 20-30 हजार देना ठीक था, इससे ज्यादा बोझ बन जाता। हालांकि पता चलता तो जरूर मदद करते लेकिन मूल समस्या हल नहीं होती। दूसरे दोस्तों से उधार लेने का ख्याल भी आया और तुरंत हट गया। सच ये था कि कई दोस्त खुद उन जैसे हाल में थे और उन पर बोझ नहीं डालना था। यही उनका स्वभाव था, दूसरों को तकलीफ देने की बजाय दुकान गिरवी रखने का बोझ खुद उठाना बेहतर था। हनुमान अंकल, चिंता मत करो, मेरे पास अपने पैसे हैं, घर के नहीं, और मामा को नहीं बताऊंगा, रोहन गुप्ता ने गहरे सम्मान के साथ कहा। दूसरों को तकलीफ न देते हुए अपनी दुकान गिरवी रखने की हिम्मत, ये तो असली रीढ़ है। ऐसे इंसान की इज्जत कैसे न हो? रोहन, तुम्हारी नीयत की तारीफ है लेकिन रकम बड़ी है, थोड़े पैसों से कुछ खास नहीं होगा, मैं रास्ता निकालूंगा, हनुमान सिंह ने आहिस्ता कहा। अभी अभी मिले इस बच्चे का ये जज्बा छू गया था, मदद नहीं कर पाएगा तो भी दिल की बात तो दिल को छूती है। सुनील चौहान ने भी कृतज्ञता से देखा। हनुमान अंकल, मेरे पास ज्यादा नहीं है लेकिन इलाज का खर्च निकल जाएगा, रोहन गुप्ता ने शांत भाव से कहा। उस्ताद के सामने पूरी संपत्ति का बखान करने का कोई मतलब नहीं था, बस ये तय कर लिया था कि यह मामला उठाएगा। क्या हो? दोनों एक साथ चौंके, इतने मजबूत दिल वाले दोनों के लिए ये खबर हैरान करने वाली थी। क्या सुना? इलाज का खर्च? कोई बात नहीं, इसके पास लाखों हैं, हनुमान सिंह ने अविश्वास से देखा जबकि सुनील चौहान की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। दोनों के चेहरे देखकर रोहन गुप्ता को खुद ही मन में थोड़ा मजा आया और सोचने लगा कि लोग दिखावा क्यों इतना पसंद करते हैं, यही वजह है। रोहन, क्या सच में? 3 लाख की बात है, इतने पैसे कहाँ से? हनुमान सिंह की आवाज में हल्की थरथराहट थी, न कानों पर शक था न नीयत पर। रोहन गुप्ता को जानते थे, ये बेफिक्री से नहीं बोलता, लेकिन ये खबर तो गजब थी।
3 लाख छोटी रकम नहीं, जयपुर के बीचों बीच 100 वर्ग मीटर के फ्लैट के बराबर। हाँ है मेरे पास। खुद कमाया है, पूरी तरह जायज़ है। लेकिन कैसे, यह मत पूछो। हनुमान अंकल, अगर आप दोस्त के लिए दुकान गिरवी रख सकते हैं तो बस 3 लाख की बात है, मैं दे देता हूँ। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तरह से ये सच ही था। डॉलर का जो सौदा वह करता था उसमें जान का खतरा था। पैसे कमाए थे तो खुद से, और जहां तक जायज़ होने की बात है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ इजाफा हुआ था तो मन साफ था। हनुमान सिंह पूरी तरह मान गए, लेकिन थोड़ी उलझन थी। पहली बात, पैसों का स्रोत। एक हाई स्कूल का छात्र इतना पैसा कहाँ से लाए? इसके अलावा सुनील चौहान का थका हुआ चेहरा और अपनी दुकान का ख्याल दोनों एक साथ दिमाग में टकरा रहे थे। मानूं या मना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्पताल में मां पड़ी है ये सोचा और दांत भींच लिए। बात की बात बाद में, पहले इलाज। जैसे ही हनुमान सिंह सोच में डूबे थे, रोहन गुप्ता ने हाथ थामा और चलने लगा। हनुमान अंकल, जिंदगी सबसे पहले है, देर मत करो, अस्पताल चलते हैं। खींचते ही हनुमान सिंह का ध्यान टूटा। एक पल भी नहीं रुके और बोले, सुनील चलो, अस्पताल चलते हैं। अभी तक सकते में सुनील चौहान फौरन पीछे हो लिया। हनुमान सिंह को भरोसा था कि रोहन गुप्ता झूठ नहीं बोलेगा। सुनील को हनुमान सिंह पर भरोसा था। मां के सिवा कोई नहीं था। किसी अजनबी की मदद मांगने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मना करने की ताकत नहीं थी। रास्ते में हनुमान सिंह ने रोहन गुप्ता को सुनील चौहान से मिलवाया। उनकी कहानी और हाल सुनकर रोहन गुप्ता का दिल भर आया। खुशी हुई कि आज यहाँ था और मामा ने हनुमान सिंह से मिलवाया, वरना दुकान सच में गिरवी पड़ जाती। इसके अलावा मां की उम्र और बीमारी के खर्चों के हिसाब से सुनील चौहान लंबे समय तक वापस नहीं कर पाएगा। अंत में मजबूरी में कुछ गलत कदम उठाना पड़ता। सोचकर रोहन गुप्ता को एहसास हुआ कि आज वह न होता तो दोनों परिवार लंबे समय तक मुश्किल में रहते। जयपुर का दूसरा अस्पताल, तीसरी मंजिल, कैंसर विभाग। पहले भुगतान काउंटर नहीं, सीधे डॉक्टर के कमरे में। डॉक्टर साहब, मैं पैसे लेकर आया हूँ। कमरे में घुसते ही सुनील चौहान ने उत्साह से कहा और रोहन गुप्ता की तरफ कृतज्ञ नजर डाली। रोहन गुप्ता न होता तो हनुमान सिंह की दुकान गिरवी होने पर भी पैसे जुटाने में वक्त लगता। इस देरी से मां की हालत और बिगड़ सकती थी। अरे सुनील, इतनी जल्दी इंतजाम हो गया? बहुत अच्छा। मां जी की बीमारी में देरी ठीक नहीं, ऑपरेशन जल्दी होना चाहिए। जानता हूं मुश्किल रहा, लेकिन नियम है। पैसे बिना कुछ नहीं होता। समझ तो आता है, लेकिन क्या करें? डॉक्टर ने सहानुभूति से कहा। डॉक्टर को सुनील चौहान का हाल पता था और तकलीफ होती थी, लेकिन अस्पताल के नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं, मजबूर था। वैसे ये डॉक्टर भी कम दबाव में नहीं जीते। पैसे न होने से तड़पती जिंदगियां देखना बेहद कठिन होता है और तंत्र को गाली देने का मन होता है, लेकिन जड़ में एक ही बात है, पैसा। बदलाव के लिए ऊपर से बड़ा निवेश चाहिए, जो अभी दूसरी तरफ जा रहा है। जब तक तंत्र में सुधार न हो, डॉक्टर बस यही उम्मीद रख सकते हैं कि बीमा का दायरा बढ़े, दवाएं सस्ती हों। हाँ डॉक्टर साहब, सुनील चौहान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कुछ नहीं बदल सकता था रातों रात, ये जानता था, बस मन थोड़ा उदास था। ठीक है, साथ चलो, भुगतान करवा देता हूँ। साथ में कौन आया? डॉक्टर ने उठते हुए पूछा। मेरा साथी और उनके शिष्य, इस बार इन्होंने मदद की। सुनील चौहान ने परिचय दिया। अच्छे साथी हैं, डॉक्टर ने कहा। हाँ, सुनील चौहान ने बार बार सिर हिलाया। चलो, डॉक्टर ने इशारा किया और आगे बढ़ा। भुगतान काउंटर पर। डॉक्टर साहब, ये 3 लाख सिर्फ ऑपरेशन का है या बाद का भी? रोहन गुप्ता से रहा नहीं गया। ऑपरेशन और 1 महीने का अस्पताल में रहना शामिल है, डॉक्टर ने जवाब दिया। नस का खर्च? रोहन गुप्ता ने पूछा। नहीं, डॉक्टर ने कहा। सुनील भाई, मांझी के लिए सिंगल कमरा लोगे? रोहन गुप्ता ने सुनील चौहान की तरफ मुड़कर पूछा। रास्ते में पता चला था कि सुनील महज 28 साल का है, इसलिए अंकल नहीं, भाई कहना ठीक लगा। हाँ सिंगल, सुनील चौहान ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब, अभी सिंगल कमरा खाली है? रोहन गुप्ता ने जल्दी से पूछा। हाँ है, डॉक्टर ने कहा। अच्छा, तो मांझी को सिंगल कमरे में शिफ्ट करवा दीजिए और नर्स की भी व्यवस्था कर दीजिए, रोहन गुप्ता ने अनुरोध किया। रोहन, जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा, फालतू खर्च मत करो।
सुनील चौहान ने जल्दी से रोका। ये फालतू नहीं है, अगर मदद कर रहा हूं तो ठीक से करूंगा। सुनो मेरी बात, रोहन गुप्ता ने दृढ़ता से कहा। इस दृढ़ता पर हनुमान सिंह और सुनील चौहान दोनों चुप हो गए। अच्छा, रोहन गुप्ता को खुद ही हंसी आई। थोड़ा घमंड दिखाना पड़ा। कितने जमा करेंगे? काउंटर पर पूछा गया। सोचते हैं, 4 लाख हो जाए। ये कहकर रोहन गुप्ता ने कार्ड आगे बढ़ाया और चुपके से सिस्टम से 4 लाख उस कार्ड में ट्रांसफर करवाए। रोहन, 4 लाख? ये तो। सुनील चौहान हक्का बक्का था। हनुमान सिंह भी वैसे ही। 4 लाख? 1 लाख अतिरिक्त बिना सोचे? यह नौजवान कितना अमीर है? बेशक डॉक्टर और काउंटर वाले ज्यादा हैरान नहीं थे। भुगतान है, ज्यादा तो अच्छी बात। बस इस नौजवान की दौलत पर आश्चर्य था। कोई बात नहीं, मांझी को आराम से ठीक होना है, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 लाख जमा करो, सिंगल कमरा, नस की व्यवस्था और ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर। ठीक है, रोहन गुप्ता ने डॉक्टर की तरफ शांत भाव से कहा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा कमरा, नस और विशेषज्ञ डॉक्टर, सब व्यवस्था होगी। ऑपरेशन सफल होगा, निश्चिंत रहो। डॉक्टर ने तुरंत हाँ की। तब जाकर समझा कि असली हकदार रोहन गुप्ता है। ठीक है, तय हो गया। उम्मीद है पैसा सही जगह लगेगा, वरना मुझसे पैसे लेना आसान नहीं होगा, समझे? यह मरीज हमारे देश के सेवानिवृत्त फौजी की मां है। ऑपरेशन में कुछ गलत हुआ तो इस अस्पताल में हर किसी का जीना मुश्किल कर दूंगा। शक मत करो मेरी क्षमता पर, रोहन गुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, ये थोड़ा झांसा था लेकिन थोड़ा दबाव जरूरी था, वरना पैसे आसान समझकर मनमानी दवाएं लिख सकते थे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब रोहन गुप्ता की दबंगई से थोड़े दब गए। ऐसा रौब, ऐसी हिम्मत, ऐसी दौलत, कोई अमीर घर का बच्चा होगा? लेकिन कोई बात नहीं, जवाब तो नहीं पता और पैसे हड़पने का इरादा भी नहीं था। डर की कोई वजह नहीं थी, फिर भी थोड़ी घबराहट हुई। ऐसे अमीर बच्चे ऑपरेशन में कोई दिक्कत हो तो उम्र भर पीछे पड़ सकते थे। असर देखकर रोहन गुप्ता ने सुनील चौहान की तरफ मुड़ा। सुनील भाई, ये पैसे इलाज के लिए हैं, इससे कुछ अच्छा खाना भी खरीदो मांझी के लिए, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। बचे पैसों से रहने का इंतजाम करो और थोड़ा खुद का भी ख्याल रखो। कम पड़े तो बताना। ये कहकर रोहन गुप्ता ने सीधे सिस्टम से 10,000 निकालकर सुनील चौहान के हाथ में थमा दिए। अभी भी सकते में था सुनील चौहान। नीचे नजर पड़ी तो आंखें भर आईं। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील चौहान ने मना नहीं किया। जानता था हाथ में कुछ नहीं है और मना करना बस दिखावा होता। कोई बात नहीं, हनुमान अंकल के दोस्त पर भरोसा है। उधार का कागज नहीं चाहिए। जल्दी नहीं है, धीरे धीरे वापस करना। नौकरी में कोई दिक्कत हो या कुछ और चाहिए हो तो बताना, कुछ काम आ सकता है, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। सच कहा था। हनुमान सिंह जिस पर इतना भरोसा करते हो, उस पर शक क्यों? और मन में एक ख्याल भी था कि सुनील चौहान को पास रखना काम आएगा। ड्राइवर और अंगरक्षक दोनों। आने वाले दिनों में सेक्रेटरी और अंगरक्षक की जरूरत बहुत होगी, ये रोहन गुप्ता को पूरा यकीन था। रोहन, तुम। सुनील चौहान का गला भर आया। इतनी बड़ी रकम, बिना कागज के, कम पड़े तो और भी। इस पल दिल से एहसानमंद था और कुछ भी करने को तैयार था। शुक्रिया किस बात का सुनील भाई, अब जाना होगा। मामी खाने पर इंतजार कर रही होंगी। मांझी सो रही हैं, परेशान नहीं करूंगा। हनुमान अंकल, चलते हैं, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने मांझी की जांच करके बताया था कि सो रही हैं। सब हो गया तो रुकने की जरूरत नहीं, वरना मामी का फोन आता। हाँ, ठीक है, हनुमान सिंह ने थोड़े बेख्याली से कहा और बगल में खड़े युवा चेहरे को देखते रहे। इस पल सच में समझ आया कि आसमान के लाडले किसे कहते हैं। पढ़ाई में टॉपर, लड़ाई में धाकड़, स्वभाव में उदार, दौलत में भरपूर और मामलों को संभालने में बेहद शांत। अचानक लगा कि एक ऐसा शिष्य मिला जिसका भविष्य अथाह है। रोहन गुप्ता सच में बड़े काम के लिए पैदा हुआ है। डॉक्टर साहब, अब जाते हैं, आगे का काम आपका है। कोई दिक्कत हो, पैसे कम पड़े तो सुनील भाई के जरिए बताना, रोहन गुप्ता ने डॉक्टर की तरफ मुड़कर कहा। जी, समझ गया, डॉक्टर ने जल्दी से जवाब दिया। ये कहकर रोहन गुप्ता और हनुमान सिंह अस्पताल से निकले। सुनील चौहान ने गेट तक छोड़ा।
जाति पीछे देखते हुए सुनील चौहान की आंखों में कृतज्ञता, उम्मीद और एक दृढ़ संकल्प था। रोड पर ऑटो का इंतजार। भीड़ का वक्त था, इसलिए 10 मिनट में भी कोई खाली नहीं मिला। हनुमान सिंह पूरे वक्त चुप, जैसे किसी सोच में डूबे हों। हनुमान अंकल, इतने खामोश क्यों? रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए पहले बोला। तुम? मैं? हनुमान सिंह झिझक रहे थे। पैसों का स्रोत सोच रहे हैं? हाँ, हाई स्कूल वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता। चिंता मत करो। कहाँ से आए यह मत पूछो। सब जायज़ कारोबार है, व्यापारिक राज। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉलर वाला काम किसी को नहीं बताना था। शुक्रिया, हनुमान सिंह ने थोड़ी देर बाद कहा। चाहे पैसा कहीं से भी आया हो, एक दोस्त की मदद हुई और एक जान बची। हनुमान सिंह ने मन को उदार किया। भले ही नाजायज हो, क्या करें? नज़रअंदाज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सुनील के लिए, मामा के लिए या इस पसंदीदा शिष्य के लिए जिसने परोक्ष रूप से उनके घर को भी बचाया, रोहन गुप्ता पर सवाल उठाने की न भावनात्मक वजह थी न तार्किक। हनुमान सिंह का ये भाव देखकर रोहन गुप्ता ने भी मन हल्का किया और बोला। शुक्रिया किस बात का? आपने देश के लिए जवानी दी। मैं बस उतना कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। आगे जब मेरे पास ज्यादा हो तो एक संस्था बनाने की सोच है जो आप जैसे सुनील अंकल की समस्याएं सुलझाए। हालांकि ज्यादा झंझट नहीं चाहता, इसलिए पूरा खर्च नहीं बल्कि बीमा दिलाने का काम करेगी। ये ख्याल अभी अभी आया था। इससे ज्यादा की हिम्मत नहीं थी। मुफ्त में या फीस लेकर पूरा खर्च उठाना मुसीबत बुलाना होता। बीमा दिलाना ज्यादा व्यवहारिक था। सिद्धांत था कि सेवानिवृत्त फौजियों के साथ बड़े दान या उधार का रिश्ता नहीं बनाना। यह एक सीमा थी जिसे नहीं लांघना था। ज्यादा मदद की तो अंजाम बुरा होता। हाँ, भरोसा है तुम पर और शुक्रगुजार हूँ। हनुमान सिंह ने रोहन गुप्ता को संतोष से देखा। इनसे मिलकर बेहद खुशी थी, वरना जो होता वो सोचकर भी डर लगता। रोहन गुप्ता ने न सिर्फ सुनील की मदद की बल्कि उनके अपने घर को भी बचाया। उसी वक्त 2 खाली ऑटो आए। ही, चलते हैं हनुमान अंकल। मैं पहले घर जाता हूँ। अगले हफ्ते फुर्सत हुई तो आऊँगा, सीखना जारी रहेगा। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगली बार आओ तो बीवी से खाना बनवाऊंगा, हनुमान सिंह ने कहा। तय रहा। अलविदा, रोहन गुप्ता ने कहा। 31 दिसंबर 2004, शुक्रवार। साल का आखिरी दिन। कल और परसों नए साल की छुट्टी थी। 2 दिन की छुट्टी 8वां हाई स्कूल के छात्रों के लिए खुशी की बात थी। इस साल नए साल पर स्कूल ने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा। हर क्लास ने शुक्रवार दोपहर अपना अलग अलग जश्न मनाया, बस खाना पीना और मज़ा। सुबह आधे दिन की क्लास के बाद सब खुशी से बैग लेकर घर गए। दोपहर में सब कुछ न कुछ खाने पीने का लेकर आए। क्लास ने भी नमकीन और फल खरीदे। बेशक जश्न में नाच गाना भी जरूरी था। करण ओबरॉय ने सभी टॉपर छात्रों से कुछ न कुछ पेश करने को कहा, किसी ने मना नहीं किया। प्रिया मल्होत्रा ने एक गाना गाने की हाँ की, लेकिन रोहन गुप्ता ने कुछ नहीं किया क्योंकि सच में कोई हुनर नहीं था। पिछली जिंदगी में भी गाना बुरा था और कविता सुनाने का मन नहीं। कुछ दोबारा जन्म लेने वाले उपन्यासों के नायकों जैसी प्रतिभा नहीं थी। करण ओबरॉय ने एक शब्द नहीं कहा। बाकी छात्रों को लगा ये ग्रेड टॉपर का इलाज है। बस करण ओबरॉय ही जानता था कि इसके पीछे डर था। दोपहर में आया तो देखा कि ड्यूटी वाले छात्रों ने मेज़ें किनारे करके बीच में जगह बनाई और रंग बिरंगे कागज के फूल, गुब्बारे और झालर से सजाया था। रोहन गुप्ता को अच्छा लगा। अमीर घर के कुछ छात्र डिस्क खिलाड़ी भी लाए थे। गाने के लिए संगीत जरूरी था। अभी एक उत्सवी गाना बज रहा था जो नए साल पर अक्सर सुनाई देता था। रोहन गुप्ता को नाम याद नहीं था, बस कुछ गाने ही ज़बानी याद थे। रोहन गुप्ता खाली हाथ आया था क्योंकि दोपहर में आर्यन पटेल को 500 रुपये देकर सामान लेने भेजा था। लेकिन आर्यन अभी नहीं आया था। क्लास में ज्यादा छात्र नहीं थे। प्रिया मल्होत्रा आई हुई थी और एक प्रेम कहानी पढ़ रही थी। रोहन गुप्ता जानता था क्योंकि पिछली जिंदगी में प्रिया मल्होत्रा ने यही किताब उसे उधार दी थी। रोहन गुप्ता प्रिया मल्होत्रा के पास बैठकर उसके सामने रखे बीज खाने लगा। रोहन गुप्ता, आए, कुछ लाए नहीं? जैसे ही किसी ने बेधड़क पास बैठकर उसके बीज खाने शुरू किए, प्रिया मल्होत्रा की भौहें चढ़ीं। लेकिन रोहन गुप्ता देखकर तुरंत नाराजगी खुशी में बदल गई। हाँ, आर्यन को भेजा है, अभी नहीं आया, रोहन गुप्ता ने बीज खाते हुए कहा।
खाने के बाद छिलके प्रिया मल्होत्रा की मेज पर रखे थैले में डाले। प्रिया मल्होत्रा ने सोचकर थैला खिसकाकर रोहन गुप्ता के पास कर दिया। इस छोटी सी बात पर रोहन गुप्ता का दिल थोड़ा हिला। लो, मैं बहुत कुछ लाई हूँ। ये सुनकर प्रिया मल्होत्रा ने जल्दी से डेस्क की जेब से बड़ा थैला निकाला और आगे बढ़ाया। ठीक है, देखते हैं क्या है। रोहन गुप्ता ने बिना झिझके थैला खोला। दोपहर का खाना नहीं खाया था, ये सोचकर कि दोपहर में बहुत खाना होगा, इसलिए थोड़ी भूख थी। थैले में लड़कियों वाले नमकीन भरे थे। काफी देर ढूंढने पर भी कुछ पसंद का नहीं मिला। आखिर में मन मारकर मूंगफली की मिठाई उठाई। रोहन गुप्ता को बाकी नमकीन पसंद न आए देखकर प्रिया मल्होत्रा थोड़ी परेशान हुई। लेकिन जैसे ही उसने कुछ उठाया, राहत मिली। आगे इसी का ज्यादा लाना है। रोहन गुप्ता स्कूल में कभी कुछ नहीं लाता था, इसलिए पसंद का नहीं पता था। फल भी लाई हूँ। प्रिया मल्होत्रा ने जेब से फलों का थैला निकालकर मेज पर रखा। केले, सेब, संतरे, लीची, सब अच्छे और महंगे लग रहे थे। रोहन गुप्ता ने बिना सोचे सबसे बड़ा सेब उठाकर खाना शुरू किया। रेड फूजी, बड़ा कुरकुरा है, बड़ा मीठा है। प्रिया मल्होत्रा रोहन गुप्ता को अपनी लाई चीजें खाते देखकर बेहद खुश थी। अगली बार और लाऊंगी और बहाना ये बनाऊंगी कि घर पर बहुत है, खत्म नहीं हो रहे। दूसरे छात्रों ने भी यह असामान्य जोड़ी देखी और आपस में फुसफुसाए। उनमें से एक ईर्ष्या से जल रहा था और रहा नहीं गया। प्रिया, तुम्हारी तैयारी कैसी है? यकीन है तुम सबको चौंका दोगी। एक लड़का हिम्मत करके प्रिया मल्होत्रा के पास आकर बोला। जो अपनी खुशी के पल का आनंद ले रही प्रिया मल्होत्रा को किसी के आकर बाधा डालने पर तुरंत नाराजगी हुई। आर्यन पटेल होता तो ठीक था। वो रोहन गुप्ता का अच्छा दोस्त था और उसका भी, लेकिन बाकी लड़के क्लास में उसकी नज़र में तुरंत छोटे हो जाते थे। ये घमंड नहीं बल्कि उसका स्वभाव था। जो लोग उसे जरूरी नहीं लगते उनसे बात करने में कोई रुचि नहीं थी और ये लड़का उसे परेशान करने आया था। आवाज सुनते ही प्रिया मल्होत्रा ने पहचान लिया। नाम था विपुल गुप्ता। पिछले हफ्ते ही उनकी क्लास में ट्रांसफर हुआ था। पिछले महीने उसके पिता जिले से शहर में निर्माण ब्यूरो के एक साधारण उपनिदेशक के रूप में आए थे। पहले आया तो बहुत शांत रहा, खुशामद नहीं की, बहुत सीधा था। लेकिन उसके पिता हाल में रियल एस्टेट में उतरने की सोच रहे थे और कुछ अधिकारियों से मेलजोल जरूरी था। सोमवार को उसके पिता ने विपुल गुप्ता के पिता को खाने पर बुलाया और हैरानी से विपुल भी साथ आया। विपुल गुप्ता ने उसे देखते ही तुरंत उत्साहित होकर पूरा स्वभाव बदल लिया और मक्खी की तरह भिनभिनाने लगा, जिससे बेहद घिन आई। प्रिया मल्होत्रा समझती थी कि विपुल गुप्ता क्या सोच रहा है, लेकिन उसका बेचैन रवैया बेहद बेकार था। रोहन गुप्ता से तुलना करें तो कहीं नहीं ठहरता। खासकर जब उसके पिता ने कहा कि दोनों की जोड़ी बनती है और अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो मत ले आए। बेशक उसके पिता ने नहीं माना और हंसकर टाल दिया। समझदार प्रिया मल्होत्रा को अपने पिता की सोच पता थी। एक तो उन्हें विपुल गुप्ता पसंद नहीं था, दूसरे उसके भविष्य के ससुर के बारे में भी अच्छी राय नहीं थी। जिले से पांव जमाकर आया एक उपनिदेशक, उसे अपनी बेटी देना बहुत मुश्किल था। साथ में बेटी की नापसंदगी होने पर तो और भी असंभव। अगर निर्माण ब्यूरो की मंजूरी उसी के पिता के हाथ में न होती और पास में ही नहीं रहते तो कभी खुद से खाने पर नहीं बुलाते। बेशक प्रिया मल्होत्रा उससे बात न करना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए बोली, विपुल, तुम्हें भी अच्छा करना चाहिए। प्रिया मल्होत्रा का लहजा ठंडा था, लेकिन विपुल गुप्ता को ये शब्द प्रोत्साहन और समर्थन लगे, इसलिए जल्दी से बोला। प्रिया, इस हफ्ते के अंत में वक्त है? कुछ दोस्तों के साथ जयपुर की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग की योजना है। सब नेताओं और अमीर परिवारों के बच्चे हैं। कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे मिलवाऊंगा, तुम्हारे पिता के व्यापार में मदद होगी। उसका असली मतलब था कि रोहन गुप्ता जैसे न पैसे न ताकत वाले के साथ मत रहो। पहले ऋतु शर्मा से सीट बदलने की बात की थी ताकि प्रिया मल्होत्रा के पास बैठे, लेकिन टीचर ने सीधे मना कर दिया कि रोहन गुप्ता ग्रेड का टॉपर है, उसकी सहमति के बिना सीट नहीं बदलेगी। विपुल गुप्ता उस पल पिचक गया था। ग्रेड में पहला स्थान एक ऐसी चट्टान थी जो मन पर बोझ की तरह थी और हीनता का एहसास कराती थी। लेकिन पिता का पद सोचकर दूसरों को नीचा देखने की हिम्मत आ जाती थी। ये बात प्रिया मल्होत्रा को तुरंत समझ नहीं आई। विपुल गुप्ता का रोहन गुप्ता के सामने घूमने का प्रस्ताव सुनकर हैरान हुई। यह आदमी सच में बुरी नीयत वाला था और उससे कोई लेना देना नहीं चाहती थी। लेकिन पिता के लिए झंझट नहीं करना था, इसलिए गुस्सा दबाकर बोली,
नहीं, नए साल पर बाहर नहीं जाऊंगी, पढ़ाई करनी है, तुम भी मेहनत करो। क्या चिंता है? तुम्हारे ग्रेड बहुत अच्छे हैं। मेरी पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर है लेकिन आज की दुनिया में रिश्ते ज़्यादा काम आते हैं। डिग्री का बहुत फ़ायदा नहीं, ग्रेड में पहला आने से नौकरी की गारंटी नहीं। विपुल गुप्ता बोलता रहा लेकिन बीच बीच में रोहन गुप्ता की तरफ घृणा और चेतावनी भरी नज़रें डाल रहा था। ये शब्द सुनते ही प्रिया मल्होत्रा का गुस्सा भड़क उठा। विपुल गुप्ता का ग्रेड में पहले का जिक्र साफ रोहन गुप्ता पर निशाना था। उसका व्यंग्य भी समझ में आया, लेकिन रोहन गुप्ता के नौकरी न मिलने की बात बिल्कुल नहीं मानती। उसकी नज़र में रोहन गुप्ता सबसे बेहतरीन था। विपुल गुप्ता का रोहन गुप्ता को नीचा दिखाना सीधे उसकी नज़रों का अपमान था। ये कैसे बर्दाश्त होता? विपुल गुप्ता, जाओ यहाँ से, तुमसे बात नहीं करनी, प्रिया मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए कहा। आवाज में कोई भाव नहीं था लेकिन आंखों में गुस्से की आग थी। प्रिया, सच बोल रहा हूँ, कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, तुम्हारे पिता का काम। विपुल गुप्ता ने प्रिया मल्होत्रा का गुस्सा देखकर बोलना शुरू किया लेकिन जिले में रौब दिखाने की आदत थी, संपर्कों का गरुर था। उसे समझ नहीं आया कि उसका व्यवहार प्रिया मल्होत्रा को कितना घिनौना लग रहा था। निकलो यहाँ से, प्रिया मल्होत्रा चिल्लाना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। विपुल गुप्ता का यह माहौल देखकर रोहन गुप्ता से रहा नहीं गया। उसके शब्दों में प्रिया मल्होत्रा को धमकी थी और उसे नीचा दिखाने की हिम्मत भी की। सामने डांटना अलग बात है लेकिन प्रिया मल्होत्रा को इतना नाराज करना? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर रोहन गुप्ता का दिल दुखा। बस झंझट मांग रहा है, अभी नहीं बोला तो मर्द किस काम का? प्रिया, मैं। विपुल गुप्ता कुछ कहने वाला था लेकिन रोहन गुप्ता ने रोक दिया। चुप, रोहन गुप्ता खड़ा होकर जोर से बोला। उसकी तेज आवाज से पहले से गहमागहमी भरी क्लास एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। सभी उनकी तरफ देखने लगे, हैरान थे। रोहन गुप्ता और दूसरों का टकराव था। बहुत से लोगों को चैन मिला। विपुल गुप्ता क्लास में अकड़ दिखाता था और किसी से खास दोस्ती नहीं थी। सहज रूप से सब रोहन गुप्ता के साथ थे। इतने लोगों के सामने विपुल गुप्ता को शर्मिंदगी हुई। मारपीट का सवाल नहीं था, बस रोहन गुप्ता को गुस्से से घूरता रहा। रोहन गुप्ता को देखा जो उससे ज्यादा सुंदर, लंबा, गोरा, बेहतर व्यक्तित्व और पढ़ाई में भी आगे था तो हर तरफ से दबा हुआ महसूस हुआ। उस पल करण ओबरॉय ने भी माहौल भांपा। विपुल गुप्ता को सहानुभूति से देखा। पहले विपुल गुप्ता ने पिता का नाम लेकर उससे दोस्ती की कोशिश की थी लेकिन जैसे ही क्लास में आया, नज़र प्रिया मल्होत्रा पर टिक गई। जानता था यह आदमी उसके काम का नहीं, इसीलिए वह रोहन गुप्ता के साथ टकराव में खींचेगा, तब करण ओबरॉय निश्चित रूप से बर्बाद होगा। रोहन गुप्ता के संपर्क और ताकत को देखते हुए बाद में उसने अपने पिता से उस 5 सितारा होटल के बारे में पूछा था। पिता के बताने पर दिमाग में एक ताकतवर ताकत की तस्वीर बनी। पूरे प्रांत में सियासी और व्यापारिक दोनों तरफ जबरदस्त पहुंच थी रोहन गुप्ता की। इसके अलावा राहुल सिन्हा का फोन पर रोहन जी कहने के तरीके ने रोहन गुप्ता के रौबदार घराने की छाप और गहरी कर दी। बुरी नज़र रखने की हिम्मत नहीं थी। विपुल गुप्ता के साथ बर्बाद होने का कोई इरादा नहीं था और उसका अकड़ू रवैया पसंद नहीं था। चेतावनी देने में भी कोई रुचि नहीं। अब दीवार से टकराया तो करण ओबरॉय मन में रोहन गुप्ता को धन्यवाद दे रहा था कि उसने विपुल गुप्ता को सबक सिखाया जो उसे भी नीचा देखता था। रोहन जी से पंगा लोगे, सच में बहुत हिम्मत है। बस एक नया उपनिदेशक रोहन गुप्ता की ताकत के सामने अंधा चट्टान से टकराने जैसा है। तुम, प्रिया मल्होत्रा से बात करने का मुझसे क्या लेना देना? विपुल गुप्ता ने रोहन गुप्ता से जोर से कहा। रोहन गुप्ता के सामने लंबाई में कम होने पर आत्मविश्वास नहीं था। तुम मुझे परेशान कर रहे हो और यह क्या मतलब कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? फिर बोलो और देखो क्या होता है। आखिरी बात, धीरे बोलो, थूक मत उड़ाते रहो, और अगर बकवास बंद नहीं की तो थप्पड़ पड़ेगा। रोहन गुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा। यह आदमी देखकर सच में कुछ नहीं कहना चाहता था। करण ओबरॉय को हटाया था, अब विपुल गुप्ता। करण ओबरॉय ने सबक सीखा था लेकिन अब इसे संभालना पड़ेगा। इतना परेशान करने वाला था कि नए साल का जश्न मटियामेट हो गया। वैसे सुंदर लड़कियों के आसपास ऐसे होता ही है। ये मक्खी खींचती हैं। सुंदरता को सब पसंद करते हैं, समझ में आता है। किसी शानदार सुंदरी के साथ सड़क पर निकलो तो न जाने कितने लोग मन में कहानियां बना चुके होते हैं। ये तो नहीं बदलेगा लेकिन अगर आसपास कोई दिमागहीन रौब दिखाने वाला हो तो बर्दाश्त नहीं होता। इस दूसरी पीढ़ी के लड़के से जो ज्यादा दुनिया नहीं देखे थे,
रोहन गुप्ता वाकई झंझट नहीं चाहता था, लेकिन प्रिया मल्होत्रा को तंग होते नहीं देख सकता था और उसके लहजे में धमकी भी थी जो बस झंझट मांगना था। तुम अगर मारा तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विपुल गुप्ता एक पल के लिए रोहन गुप्ता की धमकी से डर गया। रोहन गुप्ता वाकई कोसना चाहता था। किसने इतनी पुरानी लाइन डिजाइन की, बस काट लो या मार लो। मैं नहीं मारूंगा, बस जाओ, रोहन गुप्ता ने थककर कहा। शिकायत करने की ऊर्जा खत्म हो गई, बहुत ज्यादा बिंदु थे। अगर शिकायत ऊर्जा जमा करने की मशीन होती तो बाल शायद पूरी ऊर्जा से भर जाते, एक पूरा युद्धपोत बन सकता था। विपुल गुप्ता सच में दुविधा में था। लड़ाई में नहीं जीत सकता, गाली देने की हिम्मत नहीं, जाने में बड़ा घाटा। अभी नहीं गए तो गुस्सा आएगा। रोहन गुप्ता ने धमकी भरे अंदाज से मुट्ठी हिलाई। अगर नहीं गया तो अजीबपन शुरू होने वाला था। फंसाने का इरादा है, कोई मौका नहीं। तुम बस इंतजार करो, भाग जाओ। रोहन गुप्ता की दहाड़ से विपुल गुप्ता कुछ कदम पीछे हट गया। सब देख रहे थे, बेहद शर्मिंदगी हुई। कड़वे बोल कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन रोहन गुप्ता को देखते हुए आंखों में नफरत भर गई। अपनी सीट पर जाओ। उस नज़र को देखकर रोहन गुप्ता को करण ओबरॉय वाला एहसास हुआ। कितना जाना पहचाना था, बहुत पुरानी याद ताज़ा हो गई। ये कहकर करण ओबरॉय की तरफ देखा, जो तुरंत बिल्ली देखकर चूहे की तरह सिर झुकाकर बैठ गया। पुराने टेक्स्ट भाई, नया ट्रांसफर वाला क्या रोहन जी? लिकाई की आवाज़ अचानक दरवाजे पर सुनाई दी। रोहन गुप्ता ने सिर उठाया तो आर्यन पटेल बड़ा थैला लेकर अंदर आ रहा था। इस तनाव के माहौल में अचानक सभी का ध्यान आर्यन पटेल पर चला गया, जो थोड़ा उलझन में पड़ गया। थक गया यार रोहन, बस 100 रुपये डिलीवरी फीस मंजूर है? आर्यन पटेल ने नमकीन मेज पर रखते हुए कहा, बिल्कुल बेखबर कि क्या हुआ और जानने की जहमत नहीं उठाई। क्लास में कुछ हो भी क्या सकता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई घायल नहीं, फिजूल जानने की क्या जरूरत। इस तरह आर्यन पटेल के आने से माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। रोहन गुप्ता ने विपुल गुप्ता पर ध्यान देना छोड़ दिया और विपुल गुप्ता शर्मिंदगी से अपनी सीट पर लौट गया। रोहन गुप्ता को ऐसे देखता रहा जैसे खा जाएगा। बाकी छात्र भी आपस में फुसफुसाने लगे। ये ड्रामा बेहद रोमांचक था। टॉपर और दूसरी पीढ़ी की टक्कर में कौन जीतेगा? थोड़ी देर में क्लास भर गई और जो हुआ वो पूरी क्लास में फैल गया। सहपाठियों की आंखों में मजाक और तिरस्कार देखकर विपुल गुप्ता का घमंड चकनाचूर हो गया। विपुल गुप्ता को उम्मीद नहीं थी कि स्कूल में पहली बदनामी इतनी बुरी होगी और रोहन गुप्ता के प्रति मन में नफरत और बढ़ गई। रोहन गुप्ता को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जयपुर में नया था, पुरानी जगह जैसे ढेर सारे दोस्त नहीं थे। फिलहाल बदला नहीं ले सकता था, जो मन में घुटन पैदा कर रहा था। आर्यन पटेल को भी पूरी बात पता चली और विपुल गुप्ता को घृणा से देखा। रोहन गुप्ता ने रोका नहीं होता तो वह खुद भी पड़ जाता। प्रिया मल्होत्रा की बात, वह रोहन गुप्ता को तारीफ भरी नजरों से देख रही थी। रोहन गुप्ता का उसके लिए खड़े होना मन में मिठास घोल गया और विपुल गुप्ता के झगड़े के बारे में उसे नीचा देखने की बात नहीं थी, बस यकीन था कि विपुल गुप्ता रोहन गुप्ता का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर प्रदर्शन का वक्त आया। नीचे सब मजे में थे और ऊपर एक एक करके छात्रों ने प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुतियों की गुणवत्ता खास नहीं थी, लेकिन 2 छात्रों ने नुक्कड़ नाटक करते हुए बीच में डायलॉग भूल दिए, जिससे सब जोर से हंस पड़े। असल में गंभीर प्रस्तुतियों से ज्यादा छात्रों को ऐसी गड़बड़ियां पसंद थीं। आखिरकार बस मजे के लिए था, कोई असली मंच नहीं। सब बेहतरीन हो तो हंसने का मौका नहीं मिलता। कई दौर के बाद आखिरकार प्रिया मल्होत्रा की बारी आई। जैसे ही प्रिया मल्होत्रा बीच में आए, पूरी क्लास की नज़रें उस पर टिक गईं। बिना अतिशयोक्ति के कहें तो वह क्लास के सभी लड़कों की छुपी हुई पसंद थी। यही मुख्य वजह थी कि ज्यादातर विपुल गुप्ता से चिढ़े हुए थे। रोहन गुप्ता की नज़दीकी स्वीकार थी, क्योंकि वह ग्रेड का टॉपर था और 3 सालों से उसके साथ बैठता था। इस छात्र जीवन में टॉपर होना रुतबे और ताकत की पहचान था। विपुल गुप्ता जैसे कम प्रतिभा वाले दूसरी पीढ़ी के लड़के की क्या हैसियत? ये तो सीधे नफरत मांगना था, मेढक का हंस की तरफ आंख उठाना। उस पल सभी लड़कों को विपुल गुप्ता से घिन आ रही थी। रोहन गुप्ता की श्रेष्ठता के सामने प्रिया मल्होत्रा का विपुल गुप्ता से कोई रिश्ता नहीं बनने देंगे। रोहन गुप्ता से हारना मंजूर था, ये तो स्वीकार कर लिया था। विद्वान और सुंदरी की जोड़ी पुरानी कहानी है, लेकिन विपुल गुप्ता से हारना मक्खी खाने जैसा घिनौना लगता। बहुत से लोगों ने तय किया कि विपुल गुप्ता को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे।
प्रिया मल्होत्रा को परेशान करने और बुरी नज़र रखने की हिम्मत। ऐसे चरित्र वाले को इस क्लास में जगह नहीं। संगीत शुरू हुआ। प्रिया मल्होत्रा मंच पर खड़ी हुई। गाना रोहन गुप्ता को बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन उस पल नाम याद नहीं आया। बच्चों के गाने छोड़कर 30 से ज्यादा फिल्मी गाने याद नहीं थे, 10 से ज्यादा के पूरे बोल तो बिल्कुल नहीं। गाने सुनने वाले लेकिन नाम न याद रखने वाले लोगों को कितना कष्ट होता है। आज जो गाना सुनाऊंगी वो मुझे बहुत पसंद है, 7 जुलाई, धूप। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। प्रिया मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। परिचय खत्म होते ही प्रिया मल्होत्रा की मीठी आवाज पूरी क्लास में गूंज उठी। बेहद सुंदर था। पूरी क्लास तन्मय हो गई। रोहन गुप्ता जानता था कि प्रिया मल्होत्रा गाने की दीवानी थी और आने वाले सालों में शायद ही कोई गाना था जो उसे न आता हो। जब भी कराओके पर ले जाती, नीचे बैठकर सुनता और वह मंच पर एक के बाद एक गाती जाती, उसके पसंदीदा और उसके। ये सोचते हुए सामने की प्रिया मल्होत्रा और भविष्य की प्रिया मल्होत्रा धीरे धीरे एक हो गईं, खासकर वे आंखें जो बिल्कुल एक जैसी थीं, इतनी एक जैसी कि रोहन गुप्ता खुद को खो बैठा। रोहन गुप्ता को यूं ताकते देखकर प्रिया मल्होत्रा को झिझक हुई। सिर झुकाकर गाना जारी रखा। रोहन गुप्ता को देखने की हिम्मत नहीं हुई। गाना खत्म होने पर प्रिया मल्होत्रा ने सबको धन्यवाद दिया और मंच से उतर गई। पीछे जोरदार तालियां छूट गईं। पहली बार उसका गाना सुना था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर होगा। पिछले नए साल के जश्नों में प्रिया मल्होत्रा ने कभी कुछ पेश नहीं किया था। तालियों ने रोहन गुप्ता को वापस लाया। प्रिया मल्होत्रा की तरफ देखकर बोला, बहुत अच्छा गाया। सच में? प्रिया मल्होत्रा ने धीमी आवाज में जवाब दिया और रोहन गुप्ता को भी उसकी आवाज में खुशी महसूस हुई। हाँ, सच में, आवाज तो सितारों से भी अच्छी है। रोहन गुप्ता ने तारीफ की। बेशक आवाज की बात थी, गायकी की नहीं। प्रिया मल्होत्रा आखिरकार शौकिया थी और पेशेवरों से आसानी से नहीं जीत सकती। शुक्रिया। कोई पसंदीदा कलाकार है? प्रिया मल्होत्रा की आवाज और छोटी हो गई। हाँ, बहुत हैं। जैकी चैन, स्टीफन चाओ, जे चाओ, अनिता मुई, तेरेसा तेंग। रोहन गुप्ता ने एक सांस में 1 दर्जन से ज्यादा नाम लिए, हांगकांग, ताइवान और मुख्य भूमि के, जो पिछली जिंदगी में बहुत पसंद थे। उनकी प्रतिभा और मेहनत देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तेरेसा तेंग मेरी सबसे पसंदीदा हैं। प्रिया मल्होत्रा ने खुशी से कहा। हाँ, तुम भी सितारा बनना चाहती हो? रोहन गुप्ता ने आराम से पूछा। चाहती हूँ, लेकिन पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे। प्रिया मल्होत्रा ने उदास होकर कहा। अरे, सच में सितारा बनना चाहती हो? ये तो आसान रास्ता नहीं। रोहन गुप्ता हैरान हुआ। पिछली जिंदगी में कभी नहीं सुना था कि प्रिया मल्होत्रा सितारा बनना चाहती है। वापसी से पहले उसके पिता अरबपति थे। क्या यह अमीर और सुंदर लड़की सच में गायिका बनना चाहती थी? सच में चाहती हूँ, लेकिन पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरे सितारा बनने के बारे में? प्रिया मल्होत्रा ने घबराते हुए रोहन गुप्ता को देखा। प्रिया मल्होत्रा का थोड़ा परेशान चेहरा देखकर रोहन गुप्ता के पास शब्द नहीं थे। लगा कि पिछली जिंदगी में भी यही सवाल पूछा था और उसका जवाब याद था। उसने एक बार कहा था कि सितारे पसंद नहीं क्योंकि वह दुनिया बहुत उथल पुथल भरी है और कभी किसी सितारे का दीवाना नहीं होगा। शायद इसी बात से प्रिया मल्होत्रा ने संगीत का सपना छोड़ दिया और उसके साथ प्रांत के शहर की यूनिवर्सिटी चली गई। यह रोहन गुप्ता का रोना चाहने वाला मन हुआ। एक और लड़की का सपना उसकी वजह से बदल गया था। ये कर्ज पिछला रोहन गुप्ता कैसे चुकाता? सच में उस पुराने रोहन गुप्ता को कोसने का मन था। रोहन गुप्ता को चुप देखकर प्रिया मल्होत्रा को लगा उसे सितारा बनना पसंद नहीं। थोड़ी निराश होकर फुसफुसाई। तुम्हें मेरा सितारा बनना पसंद नहीं न? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना सपना जी, मैं पूरा साथ दूंगा। और तुम्हें मंच पर गाते देखना भी अच्छा लगता है। रोहन गुप्ता ने जल्दी से कहा। प्रिया मल्होत्रा का सपना हो तो उसे पूरा करवाने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। पिछली जिंदगी का कर्ज इस जिंदगी में धीरे धीरे चुकाएगा। वैसे भी प्रिया मल्होत्रा के पिता अमीर हैं, बिना गलत तरीकों के बस पैसा लगाकर भी सितारा बनाया जा सकता है। और वो खुद भी तो है। प्रिया मल्होत्रा की काबिलियत, उसके पिता की ताकत और उसकी अपनी दौलत मिलाएं तो मशहूर बनाना नामुमकिन नहीं। अपनी ताकत अभी कम है और जल्दी बढ़ानी होगी। ये सिर्फ परिवार और प्रियजनों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके सपनों के लिए भी। शालिनी वर्मा का सपना अभी पता नहीं, बस जानता था कि अच्छी यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। थोड़ी लापरवाही हुई, लेकिन अब एहसास हुआ तो देर नहीं।
बाद में पूछेगा और चाहे कितना भी मुश्किल हो, शालिनी वर्मा का सपना पूरा करवाएगा। तो क्या मुंबई म्यूजिक अकादमी में जाऊं? प्रिया मल्होत्रा ने खुशी से पूछा। पहले सोच रही थी कि रोहन गुप्ता मुंबई यूनिवर्सिटी जाएगा और वहीं जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब रोहन गुप्ता को उसका गाना पसंद है तो म्यूजिक अकादमी का सोचा। ठीक है, जब टॉप स्टार बनो तो पूरा हॉल बुक करके सुनूंगा। रोहन गुप्ता हंसा। वादा मत तोड़ना, प्रिया मल्होत्रा ने उंगली दिखाकर हंसते हुए कहा। नहीं तोड़ूंगा, रोहन गुप्ता ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कसम खाई। दोनों बड़े मजे से बातें कर रहे थे, लेकिन कोई चैन से बैठने देने वाला नहीं था। सामंजस्यपूर्ण जश्न में विपुल गुप्ता ने फिर हलचल मचाई। दोनों को आपस में फुसफुसाते और प्रिया मल्होत्रा को इतनी खुश देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना नंबर आने पर एक रैप जैसा कुछ किया जिसे रोहन गुप्ता ने खाना खाते हुए अनसुना किया। कुछ लड़कों ने तालियां बजाईं, ज्यादातर लड़कियां। वजह थी ईर्ष्या। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है के सिद्धांत पर विपुल गुप्ता को क्लास में कुछ समर्थन मिला। प्रदर्शन के बाद विपुल गुप्ता मंच से नहीं उतरा बल्कि खड़े होकर जोर से बोला। सब शांत। इस नए साल के जश्न में जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा किया उन्होंने प्रस्तुति दी। क्या ग्रेड के टॉपर रोहन गुप्ता का अचानक प्रदर्शन नहीं देखना चाहते? साफ था कि रोहन गुप्ता को चर्चा में लाकर शर्मिंदा करना चाहता था। ये सुनकर पहले सब थोड़ा रुके, फिर लड़के लड़कियां शोर मचाने लगे। बहुत से लोगों को विपुल गुप्ता पसंद नहीं था, लेकिन रोहन गुप्ता को कुछ दिखाते देखना चाहते थे। खासकर जिन छात्रों को करण ओबरॉय ने जबरदस्ती प्रस्तुति देने पर मजबूर किया था, वे सब उम्मीद कर रहे थे कि यह टॉपर कोई चमत्कार दिखाए। हाँ, रोहन गुप्ता, कुछ तो करो। रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता। ठीक है, रुको। नीचे बैठे रोहन गुप्ता ने सहपाठियों की उत्सुक नजरें देखकर मुस्कुराया। यह माहौल अब उसे घबराता नहीं था, बस मजेदार लगता था। उस पल रोहन गुप्ता के मन में एक योजना आई। आर्यन पटेल और प्रिया मल्होत्रा की चिंतित नजरों के बीच रोहन गुप्ता बीच में आया। इस पल साफ पता चल जाता है कि दोस्त कौन है और बाकी कौन। दोस्त इसलिए चिंतित थे क्योंकि तैयारी नहीं थी, जबकि बाकी बस तमाशा देखना चाहते थे। कुछ तो चाहते थे कि मुंह की खाए। रोहन गुप्ता बीच में खड़ा हुआ, चारों तरफ उत्सुक और उत्साहित नजरें देखीं और हंसते हुए बोला। ठीक है, सब देखना चाहते हैं तो मूड खराब नहीं करूंगा। हुनर की बात करें तो कुछ तैयार नहीं है, तो क्यों न कुछ चुटकुले सुनाऊं? आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए माइथोरा।